आप बिलीव करते हैं पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में, आप बिलीव करते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में। ये सब ज़बानी जुमला नहीं है, इसको आपको पार्टी के स्ट्रक्चर में लाके दिखाना पड़ेगा कि आप ऐसा सच में बिलीव करते हैं। बोलते हैं कि भाई ऑपरेशनल क्राइसिस है, फंक्शनल क्राइसिस है, सेम लेवल ऑफ एसिमेट्रिक है जो मशीनरी है इस वक्त स्टेट की, लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि जो डीपर क्राइसिस है वो आइडियोलॉजिकल क्राइसिस है। अगर महागठबंधन ने मुसलमानों को, फंसे मुसलमानों को टिकट दिया होता उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से, तो जो मुसलमान लगातार ये बात कर रहे थे कि मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मुसलमानों से दरी बिछवाने का काम करते हैं, वो स्पेस आप नहीं देते उनको वो बोलने के लिए। हिंदुत्व को भी पता है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर ये जो सेकुलर फोर्सेस हैं वो ओवैसी को एक्सेप्ट कर लेंगे तो मुस्लिम पावर का या मुस्लिम पोजीशन का रिप्रेजेंटेशन का एक फर्दरिंग हो सकती है। आपको लग रहा था कि मुसलमान वोटर्स जो हैं या सीमांचल का जो क्षेत्र है वो तो फॉर ग्रांटेड क्षेत्र है, वो आपको ही वोट देगा, वो आपके सिवा किसी और को वोट दे ही नहीं सकता है। मैं भी एक पॉडकास्ट देख रहा था तो उसमें कि नाउ दे आर ट्राइंग टू इक्वलाइज द सो कॉल्ड सेकुलर फोर्सेस, कि आप ओवैसी को जिन्ना की तरह देखें। तो ये अपने आप में एंग्जाइटी दिखाती है कि किस तरह से अगर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की कोई बात करे तो आप कितने एंग्शियस हो जाते हो, अगर पावर शेयरिंग की कोई बात करे तो आप कितने एंग्शियस हो जाते हो। क्या हिंदुत्व ज़्यादा होमोजेनाइज कर रहा है स्पेस को या सेकुलर लिबरल्स बाय डीमोनाइजिंग मुस्लिम पॉलिटिक्स? वही हमें समझने की ज़रूरत है कि क्या सेकुलर, जो सेकुलरिस्ट अपने आप को कहते हैं वो सच में सेकुलर हैं? क्या जो अपने आप को लिबरल कहते हैं वो सच में लिबरलिज्म में यकीन रखते हैं? वो कास्ट पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है कि ठीक है आप ले लो, डिस्ट्रीब्यूशन ले लो। वो क्लास के लेवल पे भी वेलफेयर करने को तैयार है। ठीक है, एक चीज़ पे जिस पे हिंदुत्व का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है वो मुस्लिम क्वेश्चन है। क्या आपका रवैया था मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी को लेकर कि आपने बोला कि नहीं हम एक्सट्रीमिस्ट के साथ अलायंस नहीं करते हैं? आपको क्या एक्सट्रीमिस्ट वर्ड का मतलब भी पता है? नाउस एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक मीडिया प्लेटफॉर्म है जो माइनॉरिटी और ह्यूमन राइट्स के इश्यूज पर रिसर्च और एविडेंस बेस्ड कॉन्वर्सेशंस को एम्पलीफाई करता है। इसे और मजबूत बनाने के लिए नाउस को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। आज हम अपने जो नया फॉर्मेट है असद भाई, जो नाउस कॉन्वर्सेशंस का हमने डिस्कस किया था, हम उस फॉर्मेट में एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। राइट। स्पेशली जो अभी बिहार में इलेक्शन हुआ और उसमें जो एनडीए की स्वीपिंग विक्ट्री है, जिसमें मुख्तलिफ़ फैक्टर्स, मुख्तलिफ़ लॉबीज़, लोग बयान कर रहे हैं। कोई उसको सिंपलिस्टिकली रिड्यूस कर दे रहा है एसआईआर पे कि कम्प्लीटली इलेक्टोरल रिगिंग है। कोई उसको बोल दे रहा है कि मुस्लिम जो एआईएमआईएम का कंसोलिडेशन है उसकी वजह से एक तरह का पोलराइजेशन है। कुछ लोग उसको हिंदुत्व की जो भारी पकड़ है उनके समाज पे, जो उनकी कास्ट की जो डायनामिक्स है उसको रप्चर करके एक नेशनल हिंदू आइडेंटिटी का कंस्ट्रक्शन जो एक रीजनल हिंदू आइडेंटिटी पे मैनिफेस्ट होता है। कुछ लोगों का कहना है कि उसके विदिन भी जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है नॉन यादव्स, ओबीसीज, ईबीसीज और इवन जो जनरल अपर कास्ट है उनका बहुत सलीक़े से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, उनको स्पेस देना। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उसमें जो बीजेपी का एडजस्टमेंट टू, अलाइनमेंट टू, एक्सेप्टेंस ऑफ वेलफेयर पॉलिटिक्स, जिसमें फ्रॉम हक टू रेवड़ी वाला जो कॉन्सेप्ट है, हमने एक पॉडकास्ट भी किया तो उस पर रेवड़ी वर्सेस हक, के बेनेवलेंट रूलर गिविंग समथिंग अवे नॉट आउट ऑफ कंपल्शन बट आउट ऑफ जेनरोसिटी, बनिस्बत या फिर उसके कंपैरिजन में कि आपका ये फंडामेंटल राइट है एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में कि आपको इक्वलिटी, डिग्निटी, ऊंच नीच, एक्सेसिबिलिटी, रिप्रेजेंटेशन, ये आपके लिए एग्जिस्टेंशियल हुकूक हैं। तो नोबडी गिव्स यू दैट एक्सेप्ट फॉर द स्टेट इटसेल्फ। राइट। तो उसके बियॉन्ड जो एक्सेप्टेंस ऑफ वेलफेयर, जिससे एट द एंड ऑफ द डे पीपल गेट्स देयर बेनिफिट, चाहे वो ये समझ के वो बेनिफिट हो रहा हो कि हम उसके हकदार हैं, या फिर वो इस वजह से हो रहा है कि किसी बेनेवलेंट रूलर ने हमें दिया। एट द एंड ऑफ द डे मेरा चूल्हा जल रहा है जिस तरह पहले जल रहा था, अकाउंट में पैसे आए हैं।
तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स पे बात होती है, सारे भी सही हो सकते हैं, कुछ भी सही हो सकते हैं, और इसी पे गुफ्तगू करेंगे। जी, आप बताइए कि आपका क्या ज़्यादा फोकस होना चाहिए हमारा मुझे बात। लगता है कि जहाँ तक इलेक्टोरल विक्ट्री की बात है बीजेपी की, जैसे आपने कहा कि ये एक रिडक्शनिस्ट अप्रोच होगा कि अगर एक फैक्टर को हम मान लें, चाहे वो एसआईआर हो या एआईएमआईएम का मुस्लिम वोट्स का कंसोलिडेशन हो एमआईएम के फेवर में, या फिर हम वेलफेयर पॉलिटिक्स की बात करें, या फिर हम किसी और फैक्टर की बात करें, मुझे लगता नहीं है कि ये इनमें से कोई भी एक फैक्टर इतना बड़ा डिसिसिव फैक्टर हो सकता है कि वो इलेक्शन को इस तरह से मोड़ दे, और इस तरह से मोड़ दे जहाँ पे एनडीए की 205 सीट आ जाए, जो कि मुझे लगता है कि शायद अब तक का सबसे बड़ा नंबर है बिहार में एनडीए का, एज़ फार एज आई अंडरस्टैंड। आई हैव टू क्रॉस चेक, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है वो एनडीए का सबसे बड़ा नंबर है अब तक का। तो मुझे लगता है कि अलग अलग फैक्टर्स रहे हैं उसमें। हाँ, एसआईआर एक मुद्दा रहा है। एसआईआर के तहत हमने देखा है कि लोगों को एक्सक्लूड किया गया है, कुछ लोगों को ऐड किया गया है, और तकरीबन ये नंबर 81 लाख के क़रीब आता है। और अगर हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी को देखें, 81 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करें, तो हर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में कुछ 10-15 हज़ार वोटर्स का फ़र्क पड़ जाता है, जो कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के लिए काफ़ी बड़ा वोटर चंक है, 10-15 हज़ार वोटर चंक। तो मुझे लगता है एसआईआर एक फ़ैक्टर रहा है, लेकिन टू सोलली क्रेडिट एसआईआर फॉर इट, आई डोंट थिंक दैट इज़ राइट। लेकिन उसके अलावा जो एक हिंदुत्व कंसोलिडेशन है जो अक्रॉस कास्ट लाइंस हो रहा है, और साथ साथ में कुछ वेलफेयर पॉलिटिक्स भी, जैसे हमने देखा बिहार में लोगों के पास 10,000 रुपये महिलाओं के पास आ गए हैं इलेक्शन से पहले। हमने देखा था मध्य प्रदेश में हिंदुत्व कंसोलिडेशन की बात करते हैं, आपने जैसे वर्ड हिंदुत्व कंसोलिडेशन का इस्तेमाल किया। सेकुलर पॉलिटिक्स जो है, जो कांग्रेस, आरजेडी, ये सारे जितने भी अपने आप को महागठबंधन के फ्रेमवर्क में ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई वो एंटी हिंदुत्ववादी हैं, तो एंटी हिंदुत्व फॉर देम इज़ ए कम्युनलाइजिंग फ्रेमवर्क, कि भाई वो कम्युनलाइज कर रहे हैं माहौल को। लेकिन वो ये बात क्यों नहीं करते कि हिंदुत्वाइजिंग ऑफ या फिर हिंदू कंसोलिडेशन ऑफ वोट, मतलब फ्रेमिंग का डिफरेंस है। एक फ्रेमिंग ऐसे है कि जिसमें आप एक आउटसाइडर को फ्रेम कर रहे हैं, वो मुसलमान हो सकता है, दलित हो सकता है, कोई भी है, XYZ, और एक फ्रेमिंग ये है कि आपका अपना कंसोलिडेशन हो रहा है। जैसे बोल दिया जाता है ना कि भाई AIMIM जो है वो मुसलमानों का पोलराइजेशन कर रहा है और कंसोलिडेशन कर रहा है। तो ये क्यों नहीं सेकुलर इंटेलिजेंशिया यूज़ करती है लैंग्वेज? हम जब भी जितने पॉडकास्ट में देख रहा हूँ उसमें ज़्यादातर जो मेन स्ट्रीम पुराने जो अपने आप को दिग्गज बताते हैं, जो एनालिसिस करते हैं, ज़्यादातर लोग वही बाइनरी, वो जो गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम की क्रिएट करके डीह्यूमनाइज करना मुस्लिम वोटिंग को। मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, और इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है कि मुस्लिम वोटर्स जहाँ चंक में अगर किसी को वोट करते हैं तो उसको डीह्यूमनाइज करने की कोशिश की जा सकती है। यहाँ पे हम किसी को ना डिफेंड करने को बैठे हैं, ना सपोर्ट करने को बैठे हैं किसी को। लेकिन हमने देखा कि सीमांचल के क्षेत्र में, ख़ासकर सीमांचल के क्षेत्र में, एक पॉलिटिकल पार्टी हैदराबाद से उठ के आई बिहार में, AIMIM, और उन्होंने बिहार में 5 सीट जीत ली, जो उनके लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। और 2020 में भी वो 5 सीट जीती थी, लेकिन 2020 के बाद उनके सारे MLAs छोड़ के पार्टी चले गए थे दूसरी तरफ। लेकिन उसके वजह से जो है पूरी कम्युनिटी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना कि आपने सेकुलर पार्टीज़ के हार के ज़िम्मेदार हैं, बिकॉज द फैक्ट दैट यू वर कंसोलिडेटेड, आपकी कंसोलिडेशन की वजह से मेजॉरिटी कंसोलिडेट कर गई। और आप, अच्छा, ये कितना डीपली अनएथिकल है कि एक मैंडेट से 4 नेता आए हों और आप उनको बाइन कर लें। जिस तरह आप ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई अमित शाह तो जाके पैसे के बल पे और व्हाटएवर पावर दे आर यूजिंग, वो क्या करते हैं कि एक पार्टी को तोड़ के अपनी पार्टी में ले आते हैं, जोड़ लेते हैं, और उसके बाद आप बोलते हैं ये कितना डीपली अनएथिकल है कि जनता ने किन लिए 4 लोगों को चुना हो। वो तो अपने आप में उनकी एथिक्स तो है ही कन्फ्रंट करने के, और वो हार भी गए। ये बात AIMIM की नहीं है या उसकी नहीं है। जनरली स्पीकिंग, जब हमारा क्लेम होता है कि अमित शाह ये करते हैं या मोदी ये करते हैं या BJP इस तरह की इंजीनियरिंग करते हैं, और उस वक्त जब आप ये देखते हैं कि जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सेकुलर क्लेम देने वाली जो सरकारें हैं वो भी इसमें इन्वेस्टेड हैं,
बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब आई थिंक दिस इज़ बहुत ज़्यादा अनएथिकल चीज़ है ये, जिस तरह से आप क्या बता रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें तकलीफ़देह बात ये होती है, सबसे ज़्यादा परेशानी की बात ये होती है कि ये जब हम करते हैं या आप करते हैं, या जो जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक और सेक्युलर फोर्सेस जब ये चीज़ करती हैं, तो हम उसको क्वेश्चन नहीं करते हैं। जैसे हमने देखा कि कैसे आरजेडी ने 4 एमएलएज़ को तोड़ा एआईएमआईएम के 2020 के इलेक्शन के बाद, और कैसे वो लोग जाके आरजेडी के फोल्ड में बैठ गए, उनको कुछ ओहदे मिल गए। लेकिन उसके बाद हमने कोई देखा नहीं ऐसा कोई ऑपोजिशन उसको लेकर, और हमने कहा नहीं कि ये हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, हमने कहा नहीं कि यहाँ पे बाई एंड गेट का मामला चल रहा है यहाँ पे। तो हमने ये सब चीज़ें वहाँ पे, इस वोकैबुलरी को वहाँ पे नहीं यूज़ किया जो हम जनरली यूज़ करते हैं बीजेपी के साथ। जब बीजेपी को हम कहते हैं कि बहुत अनएथिकल पार्टी है, जहाँ पे ये एमएलएस को ख़रीद रही है, हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, तो आप भी वही काम कर रहे हैं। अगर आपके सामने आपसे कमज़ोर कोई है, जिसके पास शायद आप जितने रिसोर्सेज ना हो स्टेट में, या आप जैसे आप जिस पोजीशन में हैं उस पोजीशन में ना हो, तो आप भी वही कर रहे हैं। आप उसको ख़रीद के ले आ रहे हैं अपने साथ में, और अपने साथ में लाके आप उनको वायदे कर रहे हैं, शायद पैसे जो भी हो, वॉट एवर द रीज़न माइट बी, आपने जैसे भी उनको लाया हो साथ में। तो मुझे लगता है ये बहुत अनएथिकल है, और मुझे लगता है इसको लेके लेजिस्लेशंस भी हैं, लेकिन लेजिस्लेशंस ठीक से काम नहीं करते हैं, मुझे जहाँ तक मैं देखता हूँ। क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर आर लॉज, लेकिन उसके बाद भी स्विच कर लेते हैं लोग बड़े आराम से आज की डेट में पार्टीज़ को, इलेक्शन के रिज़ल्ट्स के बाद, रिज़ल्ट्स को देखते हुए, बीच के माहौल को देखते हुए। तो ये बहुत ही अनएथिकल चीज़ है। मुझे लगता है कि जैसे हम एक पॉलिटिकल सेगमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं इस अनएथिकल एक्ट के लिए, वैसे हमें सबको करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो 2020 के बाद जिस तरह से आरजेडी ने पोच किया एमएलएस को, जिस तरह से एमएलएस को ले लिया अपने साइड में, वो एक अच्छा सिग्नल नहीं था। शायद उसका इम्पैक्ट भी रहा है। मुझे लगता है जो सीमांचल में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती हैं, तो वो लोगों तक ये लोगों तक ये बात ले जाने में सक्सेसफुल रही कि आरजेडी ने उनके एमएलएस को गलत तरीके से इंडल्जेंट डर्टी पॉलिटिक्स करके ख़रीद लिया है। तो आई थिंक दैट कुड आल्सो बी अ फैक्टर वाई एआईएमआईएम परफॉर्म्ड वेल इन दैट रीजन। मैं, क्योंकि हम लोग डॉक्यूमेंट्री के हवाले से सीमांचल गए थे, और मुझे इतना अंदाज़ा नहीं हुआ उस टाइम पे कि इतना स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट होगा। उसकी अलग वजूहत भी हो सकती हैं, क्योंकि कई लोग ये बोल रहे थे कि हम लोग ने जिता भी दिया, उसके बाद इतने आसानी से तोड़ लिया गया। और लेकिन उसके बाद अगर अब की आप जीत को देखेंगे, आप एक तरीके से ये देखिए कि कम्युनिटी अपने आप को इतना ज़्यादा बदहाल पा रही है कि सामने जो आपको क्लेम कर रहे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए महागठबंधन, जिसके वन ऑफ द नेता राहुल गांधी हैं, जो अपने आप ये क्लेम कर रहे थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी और भागीदारी। एक तरीके से जो कांशीराम और ये जो स्लोगन है, और कास्ट सेंसस के ये बोलना, भाई कास्ट का सेंसस होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो उसके बाद हमने मशकूर उस्मानी का भी केस देखा कि आपने बेसिकली जो अपना क्लेम है उसको कम्प्लीटली रोंद दिया। बिल्कुल कि आप जो 35-36% जो EBCs हैं, उनको 10% टिकट दे रहे हैं, और जो आपकी ये हैं अपर कास्ट हैं जो 10% है, उनको 33% टिकट दे रहे हैं। तो एक तरफ तो मुसलमान भी ये देख रहे हैं कि भाई आप मुसलमानों को टिकट भी नहीं दे रहे, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे, या जो अपने आप को एक वोटर की तरह देख रही है, वो ये रिस्क लेने को तैयार है कि कल को फिर से हो सकता है तोड़ने की कोशिश करें, बट जो हमारा डिसीजन है, या जो आप हमें कम्प्लीटली ये समझ रहे हैं कि भाई हमारा कोई रोल नहीं है उसमें, वी आर जस्ट वोटर्स, तो वी हैव द राइट, वी हैव द डिग्निटी, वी हैव द एजेंसी टू चूज हुएवर वी विल। राइट। तो वो भी मैसेज है कि भाई वी आर नॉट समबडी यू कैन जस्ट टॉयल विद। ये बिल्कुल सही बात है। जैसे हम बात कर रहे थे कि जो सोशल डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो वो उसका रिफ्लेक्शन जो है कहीं ना कहीं स्लोगन्स के थ्रू आता नहीं है। मतलब स्लोगन्स तो आप दे देते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी जितनी उतनी भागीदारी, लेकिन कांग्रेस के अंदर की लीडरशिप आप देखिए आज की डेट में है। अगर कांग्रेस के अंदर की लीडरशिप देखेंगे तो वहाँ से आपको, अगर आप AICC को उठा के देखें तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि अपर कास्ट जो हैं उस लीडरशिप को डोमिनेट कर रहे हैं।
उसके बाद बिहार में जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, क्योंकि हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार के संदर्भ में ये डिस्कशन है। बिहार में जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, आपने बताया कि EBCs को टिकट बहुत कम मिले, आपने बताया कि माइनर मुस्लिम्स को टिकट बहुत कम मिले, तो वो अपने स्लोगन्स की धज्जियाँ खुद ही उड़ा रहे हैं अपने वॉकिंग स्टाइल से और अपने चॉइसेस से। तो मुझे लगता है कि जब तक पार्टी ये रियलाइज़ नहीं करेगी, जब तक सेकुलर पार्टीज़ ये रियलाइज़ नहीं करेंगी कि ये सब ज़बानी जुमला नहीं है, ये कहना कि आप हमको आप सेकुलर हैं, आप बिलीव करते हैं पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में, आप बिलीव करते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, ये सब ज़बानी जुमला नहीं है। इसको आपको पार्टी के स्ट्रक्चर में लाके दिखाना पड़ेगा कि आप ऐसा सच में बिलीव करते हैं। अगर आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में आपको दिखाना पड़ेगा कॉन्फिडेंस जीतने के लिए लोगों का। अगर महागठबंधन ने फंसे मुसलमानों को टिकट दिया होता उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से, तो जो मुसलमान लगातार ये बात कर रहे थे कि मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मुसलमानों से दरी बिछवाने का काम करते हैं, मुसलमानों से ये करवाते हैं, मुसलमानों से वो करवाते हैं, वो स्पेस आप नहीं देते उनको वो बोलने के लिए। और साथ साथ जो AIMIM का पॉलिटिकल लैंग्वेज है, पूरा रिप्रेजेंटेशन के अराउंड जो उनकी ज़बान है, और बार बार असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद ये कहते हैं कि हम रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़ रहे हैं, और आप जिस पार्टी से इलेक्शन लड़े, लेकिन आप लड़ें इलेक्शन। अगर आपने प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन दे दिया होता मुसलमानों को, तो शायद आप AIMIM की लैंग्वेज को भी कर्टेल कर पाते हैं। उनका जो इलेक्टोरल लैंग्वेज है, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लास्ट में आके बोला कि हम तो रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान असेंबली में जाएँ, हम चाहते हैं सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बने, तो आपको ये सब चीज़ें करने में कौन रोक रहा था? आपको बिल्कुल टिकट देने चाहिए थे मुसलमानों को, आपको मुसलमान को बोलना चाहिए था कि हम डिप्टी CM बना देंगे। अगेन, दिस इज़ नॉट अगेंस्ट अ कम्युनिटी, दिस इज़ नॉट अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक कम्युनिटी, लेकिन अगर आप एक मल्लाह लीडर को लाके बोल रहे हैं कि आप मल्लाह, जिनकी तादाद बहुत कम है मुसलमानों से, कि उनको आप डिप्टी CM बना रहे हैं, तो मुसलमान तो बिट्रेड फील करेगा ना। उसके बाद तो आपको कोई हक़ नहीं बचता है ये बोलने का कि मुसलमानों ने हमें डिच किया, जबकि मुसलमानों ने डिच किया भी नहीं। और जैसे जैसे डेटा आएगा ये और क्लियर होता जाएगा कि मुसलमानों ने लार्जली सेकुलर पार्टीज़ को वोट अब भी किया है, एक एरिया में छोड़ के जहाँ पे सीमांचल में, वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड वोटिंग रही है। ऐसा तो नहीं है कि 100% मुसलमानों ने AIMIM को वोट कर दिया। अगर ऐसा, अगर 25 सीट्स 24 सीट्स हैं, अगर ऐसा होता तो बलरामपुर में जो AIMIM का कैंडिडेट आदिल हसन आज़ाद था, वो 300 वोटों से नहीं हारता। इसका मतलब है कि महागठबंधन के कैंडिडेट को बहुत वोट मिले। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट कि अगर आप ये करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि सीमांचल में भी मुसलमानों ने AIMIM को आंख बंद करके वोट दिया है, आपको भी वोट मिला है वहाँ से। तो आपके पास ये स्पेस था कि आपके पास ये मौका था कि आप ये जो नई तरह की पॉलिटिकल ज़बान है, जो मुसलमानों की नई तरह की एक आर्टिकुलेशन है, उसको आप जो है अपने हिसाब से मोल्ड कर पाते हैं। आप ही की बात सुन के जो मुझे लग रहा है कि जो एक बड़ा क्राइसिस है, एक तो लोग बोलते हैं कि भाई ऑपरेशनल क्राइसिस है, फंक्शनल क्राइसिस है, सेम लेवल ऑफ एसिमेट्रिक है जो मशीनरी है इस वक्त स्टेट की, इक्वल अमाउंट ऑफ मनी नहीं है, इक्वल अमाउंट ऑफ बूथ लेवल पे या मसल पावर नहीं है, वो सारी चीज़ें सही हैं। लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि जो डीपर क्राइसिस है वो आइडियोलॉजिकल क्राइसिस है जी। अगर आप हिंदुत्व को लेंगे, सामने रखेंगे, तो हिंदुत्व का ऐसा कोई क्लेम नहीं है जो आज की डेट में आप ये बोल सकें कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अगर वो कास्ट रिप्रेजेंटेशन को रिलेटिवली ज़्यादा दे भी रहे हैं, रिलेटिवली, वो सब्सटेंटिव नहीं है। ये उसी तरह से आप देख सकते हैं जैसे मुसलमानों में उन्होंने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को रख लिया, और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोग आपके वाइस चांसलर्स भी हैं, गवर्नर्स भी हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन उनके पास कोई सब्सटेंटिव पावर नहीं है। वो उस हायरार्की के अंदर आते हैं जिसके अंदर उनकी जो डिसाइसिवनेस है वो सिर्फ एक तरीके से नॉमिनल है। लेकिन अगर आप हिंदुत्व को उस पर्सपेक्टिव से देखें तो सावरकर जब ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ कास्ट नहीं होना चाहिए जी, 2 लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, तो वो ये भी बोल सकते हैं कि भाई हम मनुवादी हैं, दूसरी तरफ वो ये क्लेम भी कर सकते हैं कि भाई एंटी कास्ट हैं इन अ सेंस। तो वो जो एम्बिग्विटी मेंटेन करते हुए जिस तरह से उन्होंने नेशन स्टेट को अडेप्ट किया है कि वो वेलफेयर अलाउ भी कर सकते हैं एज अ बेनिवलेंस, और वो साथ में अपर कास्ट को रिजर्वेशन भी दे सकते हैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से, तो उस लेवल की आइडियोलॉजिकल इंजीनियरिंग पॉसिबल कर पाना, फील्ड पे मैनिफेस्ट कर पाना, वो इस वजह से है क्योंकि आपको क्लैरिटी है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। उसमें आप मुसलमानों को डिसएनफ्रेंचाइज करना,
उनको एक तरीके से नॉमिनल क्लेम मिल भी गया अगर ओवैसी और उसके नाम से, हालांकि हम उस पर बात करेंगे क्योंकि वो रप्चर किस तरह से पॉसिबिलिटी बनता है एक बेटर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के लिए। कल को अगर महागठबंधन अब ये समझ जाए सीरियसली कि हमें मुस्लिम पॉलिटिशियंस या मुस्लिम स्टाइल पॉलिटिक्स से डील करें, क्योंकि हमें भी अपने आप को स्टेबलाइज करना है, हमें भी रिटर्न लाना है, तो वहाँ पे एक्चुअली मुस्लिम इश्यूज़ की स्पेस डेवलप होती है। लेकिन अगर हम प्योरली हिंदुत्व के पैराडाइम से देखें तो हिंदुत्व का जो अचीवमेंट है कि जहाँ जहाँ पे भी प्रो मुस्लिम कंसोलिडेशन विद ए पर्टिकुलर कास्ट हुआ, मुस्लिम यादव, मुस्लिम दलित, उसको कम्प्लीटली तोड़ दिया। और उसके बनिस्बत वहाँ पे आज की डेट में 12 यादव MLAs सेलेक्ट वो जीते हैं बिहार असेंबली में महागठबंधन से, तो 13 तो NDA से भी जीते हैं ना। उसके अलावा आपके नॉन यादव OBCs, तो एक तरफ आप समाजवादी सोच वाली जो पॉलिटिक्स का क्लेम मंडल से लेते हुए आए, आपने एक्चुअली मटीरियलाइज करने की बजाय कि आप प्रोपोर्शनेटली रिप्रेजेंट करते हैं, डिसरप्ट करते अपर कास्ट अपर क्लास पॉलिटिक्स को, आपने उसको एक तरीके से रिलोकेट किया एक पर्टिकुलर OBC कन्फिग्रेशन में। मतलब मुसलमानों को भी सब्सटेंटिवली उससे कुछ नहीं मिला। आपने यूपी में भी यादव जो समाजवादी का वो है, यहाँ पे भी यादव का वो कर दिया। तो उस कंटेक्स्ट में जो दूसरा कास्ट है हिंदू में, जिसको एनीवेज सेकुलर पॉलिटिक्स में भी स्पेस नहीं मिल रहा है और हिंदू पॉलिटिक्स में भी स्पेस नहीं मिल रहा है हिंदुत्व में, अगर उसको इवन नॉर्मेटिव जगह मिल जाए और उसको ये दिखाने को मिल जाए कि भाई देखो एक नॉन यादव OBC नाम का बंदा या EBC जो कैटेगरी का बंदा है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो कम से कम ये क्लेम कर सकते हैं कि नॉमिनली स्पीकिंग वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड पावर, डिसरप्टेड इट। और उसके साथ आपको वो वेलफेयर स्टाइल पॉलिटिक्स जो कांग्रेस देती थी कि आपको फ्रीबीज, ये सब कांग्रेस ने भी किया है। ये अभी भी बिल्कुल इस वक्त भी जैसे हमारी बात हुई कि भाई आपने भी MLAs MPs तोड़ते हैं, आप भी फ्रीबीज देते थे 2009 में। आपने किसानों का बहुत बड़े स्तर पे लोन माफ़ किया था। दैट्स अ गुड थिंग टू डू, मतलब आई वुड से दैट्स अ ब्रिलियंट थिंग टू डू। लेकिन अगर हम फ्रीबीज की बात कर रहे हैं, हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो आपको उसको भी देखना पड़ेगा। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि पॉलिटिकल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से ये डिफरेंस ज़रूर रहेगा कि आपको जैसे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नाम से अगर कोई मुसलमान वाइस चांसलर्स बन भी जाते हैं या गवर्नर्स बन भी जाते हैं तो उसमें मुस्लिम समाज का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो एटलीस्ट यादव काइंड पॉलिटिक्स से यादवों को कुछ फ़ायदा मिल गया कि मतलब आपने एक लेवल, लेकिन उसमें भी जैसे पसमानदा विद इन मुस्लिम्स है वो वाला लॉजिक सर्वाइव करता है। तो हिंदुत्व एक तरफ सिविलाइजेशनल फोर्स है। राइट, मैं हिंदू हूँ इस वजह से क्योंकि मुझे इन्फिल्ट्रेटर से भी जो खतरा है, जो मेरी सिक्योरिटी है, जो उसको रिवर्स कर देना कि मैं इनसिक्योर हूँ। हालांकि ये भी मजाक है कि मेजॉरिटी जो 80% है वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रही है, लेकिन फिर भी वो मैसिवली उसको मोबिलाइज कर पाना लॉजिक को जी। और उसके बनिस्बत जो सेकुलर सोर्सेज थे जो कांग्रेस ने, से फॉर एग्जांपल रिलेटिवली टुडे प्री इंडिपेंडेंस में गांधी या नेहरू या दूसरे लोगों ने कम से कम इतना मोबिलाइज करने की कोशिश करी कि एक दलित को जिसको बिल्कुल ही नीचे देखा जाता था उसको नाम दे देना हरिजन जी। चाहे वो अभी भी इनकम्प्लीट है जस्टिस, ये नहीं कोई बोल रहा है, क्योंकि अपने आप जस्टिस जब भी कर सकते हो जब आपके बीच में अंबेडकर पैदा होगा, लेकिन उसके बावजूद इट इज़ रिलेटिवली डिसरप्टिव। राहुल गांधी हो, तेजस्वी हो, आपको लग रहा है कि वो आइडियोलॉजिकली जिन मटेरियल क्लेम्स की वो बात करते हैं ये तो दूर दूर तक नहीं उस पर स्टैंड करते हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सबसे पहले तो बीजेपी को मतलब दो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी जो आप कह रहे हैं उससे बात करने के लिए मुझे बहुत। बीजेपी जो है एक एम्बिग्यूटी जो मेंटेन करती है और डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट टॉक्स अबाउट हिंदू नेशनलिज्म और सबको हिंदू बनाना चाहती है और सबको ये बोलती है कि आप भी हिंदू हैं, लेकिन साथ साथ वो साथ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को भी नकारती इन द सेंस वो साथ वो ये समझती है ज़मीनी स्तर पे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे कि जिसकी जितनी
पॉपुलेशन है उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आप ये कह दें कि हम हिंदू नेशनलिस्ट हैं और हम पैन इंडिया हिंदुत्व आइडेंटिटी पे काम कर रहे हैं। डिस्पाइट दैट व्हाट दे इंश्योर इज़ दैट दे डू गिव टिकट्स टू दलित्स, they do give tickets to, this is said that Hindu nationalism is an idea of upper caste Hindus, right, is an idea of Savarna Hindus, लेकिन despite that they are ensuring that they are bringing Dalits to their fold। वो दलित्स को अपने फोल्ड में ला रहे हैं, उनको टिकट्स दे रहे हैं, वो यादव्स को अपने फोल्ड में ला रहे हैं, उनको टिकट्स दे रहे हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो वो दो स्तर पे काम कर रहे हैं। एक तो वो हिंदू पैन इंडिया हिंदू आइडेंटिटी बना रहे हैं, साथ साथ वो किसी को पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। वो हम लगातार ये देख रहे हैं पिछले 5 सालों में 10 सालों में कि किस तरह से दलित्स जो हैं बीजेपी को वोट कर रहे हैं, किस तरह से ओबीसीज जो हैं वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं। वो बीजेपी को क्यों वोट कर रहे हैं? क्या लगता है कि सिर्फ इसके पीछे ये रीज़न है कि वो एक पैन हिंदू आइडेंटिटी की बात कर रहा है, पैन इंडिया हिंदू आइडेंटिटी की बात कर रहा है? नहीं, इसके पीछे ये रीज़न नहीं है। इसके पीछे रीज़न ये भी है कि बीजेपी ट्राइज़ टू इंश्योर कि जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनके साथ में, जो ओबीसी समाज के लोग हैं उनके साथ में, उनको भी वो रिप्रेजेंटेशन देते हैं, उनको भी वो चुनावी मैदान में लाते हैं, उनको भी वो टिकट्स देते हैं। तो अगर सिर्फ ये कह देना कि हम पैन इंडिया हिंदू आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं और सब लोग हिंदू हैं इसलिए आप मुझे वोट दीजिए, तो ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होगा। बीजेपी ये करती है कि अलग अलग सेगमेंट्स को खुश करने के लिए वो उनको टिकट्स देती है, उनको रिप्रेजेंटेशन देती है, उनको वेलफेयर मेजर्स में उनका ध्यान रखती है। तो दैट इज़ टिपिकल ऑफ बीजेपीज़ काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। साथ में ये देख रहे हैं हम कि जो सेकुलर आउटफिट्स हैं ये लगातार ज़बानी खर्चे में ये तो कहते हैं कि हम जो हैं टिकट्स दे रहे हैं, हम जो हैं सेकुलर आउटफिट हैं, हम जो हैं एक आइडियोलॉजिकली सेकुलर देश बनाना चाहते हैं, लेकिन वो प्रिंसिपल्स जो हैं सेकुलरिज्म के उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट कि जो सेकुलर पार्टीज़ हैं वो ये नहीं इंश्योर कर पा रही हैं कि जिसको आप रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो, जिसको आप ये वायदा दे रहे हो कि आप एक सेकुलर इंडिया बनाओगे जो कि एक सावरना हिंदू इंडिया के ख़िलाफ़ होगा या उसको ख़त्म करने में काम करेगा, तो उसको कैसे उस ख्वाहिश को आप कैसे पूरा करोगे? हाउ विल यू इम्प्लीमेंट दैट? हाउ विल यू इम्प्लीमेंट दैट आइडिया? दैट आइडिया इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड ओनली व्हेन यू इंश्योर दैट दीज पीपल हु आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ योर पॉलिटिकल फोर्स। अगर आप मुसलमानों को बोल रहे हो कि मुसलमानों को हिंदुत्व से ख़तरा है, तो हिंदुत्व के अगेंस्ट जो लड़ाई है उससे मुसलमानों को आपको फोर फ्रंट पे रखना होगा। अगर आप दलितों को बोल रहे हो कि दलितों के ख़िलाफ़ दलितों को हिंदुत्व से ख़तरा है या ओबीसीज़ को हिंदुत्व से ख़तरा है क्योंकि हिंदुत्व एक सवर्णा आइडिया है, तो आपको उस लड़ाई में ओबीसीज़ को, आपको उस लड़ाई में दलितों को साथ में रखना होगा, आपको उस लड़ाई में उनको आगे रखना होगा। सिर्फ ये नहीं कहना होगा कि हम हिंदुत्व से लड़ रहे हैं, हम एक सावरना आइडिया से लड़ रहे हैं। उस तरह से तो आपको भी लोग सावरना कैटेगराइज करते हैं। जैसे लोग बोलते हैं, जैसे बीजेपी को एक सवर्ण ऑर्गेनाइजेशन की तरह बोलते हैं, उसके बाद वो जब एलजेपी के साथ से फॉर एग्जांपल अलायंस कर रही है तो वो पावर भी शेयर कर रही है, राइट। चाहे वो अब ये एक जिसे कहते हैं ना, एक बहुत फिर डिस्कर्सिव डिबेट है कि वो कितनी सब्सटैंटिव है, कितनी नॉर्मेटिव है, वो अपनी जगह है, लेकिन बहुत लंबी डिबेट है। आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ अनदर डिबेट दैट वी टॉक अबाउट दैट। लेकिन कांग्रेस में हमें भी तो सब्सटैंटिव नहीं मिला ना। अगर सच्चर कमेटी रिपोर्ट को रखें सामने, बिल्कुल, तो हमें कौन सा आपने सब्सटैंटिव दे दिया? बिल्कुल। या आपने दलितों को कौन सा सब्सटैंटिव दे दिया? तो ये डिबेट तो हटा दें कि सब्सटैंटिव है या नॉर्मेटिव है। तो सेकुलरिज्म एक डीपली इन्वेस्टेड पॉलिटिकल विजन है ना, कि जिसमें आपको अगर इस तरह का वोटिंग या टिकटिंग का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है, आप मुसलमानों को फॉर एग्जांपल टिकट दे देते 17%, तो आप 17% जितने परसेंट ईबीसी हैं उसको उतना दे देते, वो भी खुश हो जाते हैं। जितने परसेंट यादव हैं उसको उतना दे देते, वो भी खुश हो जाते हैं। जितने परसेंट सावर्ण हैं आप उनको उतना दे देते। तो वो आपसे मेन प्रॉब्लम है कि आपकी जो यादव कंसोलिडेशन है पावर की, जिसको आप सोच रहे हो कि ये आपका जिसे कहते हैं सोर्स ऑफ पावर है रादर देन योर आइडियोलॉजी, वो आपको कॉम्प्रोमाइज कर रहा है ना। दैट इज वेयर यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग। आप अपने पॉलिटिकल विजन और उस पॉलिटिकल विजन को एनैक्ट करने के लिए जो आपको रेडिकल होना पड़ेगा कि ज़मीनी सतह पे जाके आपको अपनी पावर गिव अप करनी पड़ेगी उस पॉलिटिकल विजन को लाने के लिए, वो आप करने को तैयार नहीं हो। वही मैं कहने की कोशिश कर रहा था आपसे, शायद मैं बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट नहीं कर पाता उस बात को, लेकिन उस बात को आपने बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट करके ये बता दिया कि आपको अपनी पावर को गिव अप करना पड़ेगा। आपकी जो आपने जो हेजेमनी बना रखी है, कास्ट हेजेमनी है जिसकी
जिसके हाथ में पावर है उसको कमज़ोर करना पड़ेगा। अगर आपको सच में सेकुलर आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है, तो अगर आप सच में सेकुलरिज्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं इस मुल्क में, तो सेकुलरिज्म की लड़ाई तभी पूरी हो सकती है जब हर कम्युनिटीज़ को उनके बराबर के हिस्सा पावर में मिलेगा। अब हम चाहे प्री इंडिपेंडेंस डिबेट में भी चले जाएं, वहाँ पे जो हुआ बहुत गलत हुआ, हम सब उसको नकार देते हैं। हम सब ये नकारते हैं कि हिंदुस्तान का कभी भी पार्टीशन नहीं होना चाहिए। हम इट्स मतलब ये हमारे लिए इससे दुखद बात और कुछ हो नहीं सकती है कि हिंदुस्तान का पार्टीशन हो गया, क्योंकि शायद हिंदुस्तान के पार्टीशन होने से अगर कोई सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड और इफेक्टेड कम्युनिटीज़ है तो मुसलमानों का नुकसान है। तो हमारे लिए एक बिल्कुल अब्सर्ड आइडिया है। लेकिन पार्टीशन से पहले भी जो एक डिबेट थी, रिप्रेजेंटेशन को लेकर डिबेट थी, उस पर कांग्रेस कितनी सिंसियर थी, उस पर भी हमें बात करने की ज़रूरत है। और ये हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर आपसे कोई रिप्रेजेंटेशन मांग रहा है तो आप उसको रिप्रेजेंटेशन देने को तैयार क्यों नहीं हैं। मैं भी एक पॉडकास्ट देख रहा था, पॉलिटिक्स पे शायद हो रहा था, तो उसमें कि नाउ दे आर ट्राइंग टू इक्वलाइज द सो कॉल्ड सेकुलर फोर्सेस, कि आप ओवैसी को जिन्ना की तरह देखें। हाँ, तो ये देखिए, ये पिछले 10 सालों से 15 सालों से मुझे लगता है जब पहली बार ओवैसी की पार्टी हैदराबाद से बाहर निकल के महाराष्ट्र में सीट जीती थी, मैंने बरखा दत्त का एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें बरखा दत्त ने कहा था कि ये एक नई तरह की पॉलिटिक्स है जो मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स की तरह है और ये इतनी ही ख़तरनाक है देश के लिए, ये शायद ज़्यादा ख़तरनाक है हिंदुत्व पॉलिटिक्स से। तो ये अपने आप में एंग्जाइटी दिखाती है कि किस तरह से अगर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की कोई बात करे तो आप कितने एंग्शियस हो जाते हो, अगर पावर शेयरिंग की कोई बात करे तो आप कितने एंग्शियस हो जाते हो। तो ये अच्छा, लिबरलिज्म का क्या मतलब है? मुझे लगता है कि सच मानों में लिबरलिज्म एक आइडिया है जो एक अच्छा आइडिया है। मुझे सबको लिबरेट करे कि आपको भी मौका मिले, आपको भी मौका मिले, आपको भी मौका। तो लिबरल्स ही क्यों हैं कि जो मौका नहीं देते? तो वही हमें समझने की ज़रूरत है कि क्या सेकुलरिस्ट अपने आप को कहते हैं वो सच में सेकुलर हैं? क्या जो अपने आप को लिबरल कहते हैं वो सच में लिबरलिज्म में यकीन रखते हैं? क्या हिंदुत्व ज़्यादा होमोजेनाइज कर रहा है स्पेस को, या सेकुलर लिबरल्स बाय डिमोनाइजिंग मुस्लिम पॉलिटिक्स? कोशिश दोनों है। डिमोनाइज करने की कोशिश मुस्लिम पॉलिटिक्स को हिंदुत्व दोनों की है, कोशिश करने की डिमोनाइज करने की कोशिश लिबरल्स की भी है। ठीक है, तो होमोजेनाइज करने की जो बात है वो दोनों लोग ही कर रहे हैं और दोनों अपने अपने आइडियाज़ को लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ लिबरल्स कहते हैं कि अच्छा, एक का तो सॉर्टेड क्लेम है कि भाई वी आर एंटी मुस्लिम। तो मेरा आर्ग्यूमेंट ये नहीं है कि लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि भाई व्हेन वी आर कंपेयरिंग द, जो जैसे कह सकते हैं कि जो इनसिंसेरिटी है सेकुलर लिबरल पॉलिटिक्स की, लेफ़्ट पॉलिटिक्स की मुस्लिम क्वेश्चन की तरफ, कि इससे कोई हम लोग डाइल्यूट करना चाह रहे हैं कि किस तरह से हिंदुत्व का हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल खतरा है। कांग्रेस प्लस 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 दौर में, जब तक 2014 में कंसोलिडेटेड बीजेपी पावर में नहीं आती है, और सच्चर कमेटी इसका सबसे बड़ा क्लियर रिपोर्ट है जो गवर्नमेंट के डेटा और उससे, कि हमें ये बोल दिया जा रहा है एज अ कम्युनिटी ऑफ से 15% पीपल इन इंडिया कि आप 2 लेवल तक ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक है आपका कि आप गरीब रहिए, आप दरी उठाइए, दरी बिछाइए, आप हमारे लिए वोट दीजिए, आप हमारे काडर बनिए, आप सब कुछ कीजिए, आपके 2-4 नाम हम रख देंगे जो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम मुसलमानों को भी हम लोग एंगेज करते हैं। लेकिन ओवरऑल जो आपकी सोसाइटी है वो जितने भी ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं उसमें पीछे रहेगी। आपकी जो एरियाज़ हैं वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी कभी भी पॉलिसी को पॉजिटिवली इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। आपके जो एरियाज़ हैं वहाँ पे स्कूल्स नहीं होंगे, आपके जो एरियाज़ हैं वहाँ पे सफाई नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। एक ये रियलिटी है। बिल्कुल। एक उससे थोड़ी और ख़राब रियलिटी है कि जिसमें कि सिर्फ ऐसा नहीं होगा, इसके बाद आपको लिंच भी किया जाएगा। राइट। आपको लिंच करा जाएगा, आपके खिलाफ राइट्स होंगे। अब राइट्स तो पहले भी हो रहे थे, राइट्स अब भी हो रहे हैं। लिंचिंग एक तरीके से एक नया फिनोमिना है जिसको मास लेवल पे, क्योंकि अभी अखलाक का भी अब योगी गवर्नमेंट उसको इरेज करना चाह रही है कि वो केस ख़त्म कर दिया जाए। ये भी अपने आप में तो इक्वलाइजिंग नहीं है आर्ग्यूमेंट कि भाई ये वर्सेस ये। सवाल ये है कि यहाँ पे थोड़ी और डिग्निटी जा रही है, यहाँ पे थोड़ी कम डिग्निटी जा रही है। आपका क्लेम ये है कि इक्वल होना चाहिए, तो मैं इसमें वाई शुड आई नेगोशिएट कि भाई आप मुझे सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दें, बाकी मैं आपकी नौकरी करता रहूं।
जी जी बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। अच्छा, पहले हम लोग क्योंकि इस गुफ्तगू में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, हम बातचीत में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, एक चीज़ फंडामेंटली मैं क्लियर करना चाहता हूँ, चाहे शायद जो लोग ये देख रहे होंगे या पॉडकास्ट को देख रहे होंगे वो सोचेंगे कि हमें कोई सेकुलरिज्म के आइडिया से प्रॉब्लम है या हमें लिबरलिज्म के आइडिया से प्रॉब्लम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम मानते हैं स्ट्रेंथन हो, एब्सोल्युटली वी वांट इट टू बी स्ट्रेंथन, वी वांट सेकुलर पॉलिटिक्स टू स्ट्रेंथन, वी वांट लिबरल पॉलिटिक्स टू स्ट्रेंथन। तो हम ये बिल्कुल ये चाहते हैं, लेकिन उसके बनस्बत हम ये जानते हैं, ये हम समझते हैं कि जो सेकुलर पार्टीज़ हैं वो सच में सेकुलर नहीं हैं। स्ट्रेंथनिंग का मतलब हम डिफाइन कर रहे हैं कि आपकी सेक्युलरिटी स्ट्रेंथन जब होती है जब जो लोग बिल्कुल हिस्सा होते हैं आपकी डेमोग्राफी का, वो स्ट्रेंथन हो। Absolutely. So this is something that I wanted to come across very clearly to my audience and all those who are watching this podcast, that we are very much in favor of India being a very secular state, India being a very liberal state, India being a modern state. तो हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सेकुलरिज्म की समझ है, जो सेकुलरिज्म का जो इम्प्लीमेंटेशन है उससे प्रॉब्लम है। जिस तरह से हम सेकुलरिज्म को देखते हैं ज़मीन पे, कैसे काम कर सेकुलर फ्रेमवर्क में पार्टियाँ कैसे काम करती हैं। मतलब अल्टीमेटली मुसलमान क्या हैं? मुसलमान आपके लिए 4 वोटर हैं जो वोट देते हैं, उसके बाद वो आपके साथ पैटर्न क्लाइंट का रिलेशनशिप होता है, जहाँ पे वो आपके क्लाइंट होते हैं, आप उनके पैटर्न होते हैं, आप जिस हिसाब से उनको मोड़ना चाहते हैं उस हिसाब से मोड़ते हैं वो। तो आप दूसरी बात, अली कुछ कह रहे थे आप, एक इम्पॉर्टेंट बात कह रहे थे। हाँ, तो आप सही बात बोल रहे हैं असद भाई। बात यही हो रही है कि हम लोग इस पॉलिटिकल लैंडस्केप को आइडियोलॉजिकली मैप करने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो एक तरफ तो ये क्लैरिटी है कि एक फोर्स है जो सोशल मूवमेंट भी है और पॉलिटिकली यूनिफाइंग भी है उस सोशल मूवमेंट से रिलेटेड जो भी डेमोग्राफिक कंपोनेंट्स हैं, और उसका जो यूनिफायर है वो प्राइमरीली एज अ मार्कर वो एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम है। राइट। ये जो प्रॉब्लम आ रही है कि सेकुलर फोर्सेस जो हैं अपने आप को क्योंकि वो इकोनॉमिक फैक्टर्स, इनइक्वालिटी, इस सब से भी अपने आप को अरेंज करते हैं कि भाई ये मार्कर्स होने चाहिए। वो क्लास डिबेट में और कास्ट डिबेट, क्योंकि आज की डेट में इजी डिबेट है, एक्चुअली वो क्लास डिबेट से शुरू हुआ था, लेकिन क्योंकि अम्बेडकर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स कर गए, उसके बाद जो दलित डिबेट है वो आगे बढ़ गई, तो उनको कास्ट को अपने साथ लेना पड़ा। तो राहुल गांधी आज की डेट में मैं अक्सर बोलता हूँ कि वो एक न्यू लेफ्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। हम जब जेएनयू में थे वहाँ पे एक डीएसएफ करके पार्टी थी, वो अपने आप को बोलती थी कि भाई हम न्यू लेफ्ट हैं, कि हमारे में क्लास और कास्ट दोनों के सवाल एड्रेस होते हैं। लेकिन क्लास, कास्ट, फिर रिलीजन, कि भाई एक माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी की बात करती है, तो जो रिलीजन के बेस पे होने वाला डिस्क्रिमिनेशन है, जो फाउंडेशनल फीचर है इस पॉलिटिक्स का, राइट, वो कास्ट पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है कि ठीक है आप ले लो, डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, लेकिन वो क्लास के लेवल पे भी वेलफेयर करने को तैयार है जी। ठीक है। एक चीज़ पे जिस पे हिंदुत्व का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है वो मुस्लिम क्वेश्चन है। वो आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बिठा के उसमें आपने लोगों को बिठा दिया, उसके बावजूद भी आपके एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम रिमार्क्स ही हैं, वो डी फैक्टो है। तो जब आप इस तरह की फोर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं और उस वक्त आप जिस वक्त बीजेपी एड्रेस कर रही है सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ को अपने फ्रेमवर्क में, चाहे वो बेनेवलेंस के फ्रेमवर्क में कर रही हो, चाहे वो एक किंगशिप के फ्रेमवर्क में कर रही हो, लेकिन लोगों को 10,000 रुपये अपने अकाउंट में मिल जा रहे हैं, जिस तरह आपके अकाउंट से 8,000 आ रहे थे। जी जी। लोगों को अपना रिप्रेजेंटेशन मिल जा रहा है कि भाई जो ओबीसी फॉर एग्जांपल, जो मंडल से निकले हुए मूवमेंट हैं, उन्होंने कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में डोमिनेंस और हेजेमनी क्रिएट करी। अपर कास्ट को भी उससे दिक्कत हो रही है और जो उससे लोअर कास्ट है उसको भी दिक्कत हो रही है। तो ये यूनिफाई कर पाना कि थोड़ा सा जो इनको वोट भी इनको भी रख लो यादव को, उसका हिस्सा थोड़ा इधर बांट दो, थोड़ा इधर बांट दो, जिस तरह से, और साथ में आप अपना 73 जो आपकी सीट्स हैं लार्जली जनरल कैटेगरी से आती हैं, आपका ब्यूरोक्रेसी में, पावर में, लेजिस्लेशन में डोमिनेंस अपर कास्ट का ही रहेगा। टेंडर अपर कास्ट को ज़्यादा दिए जाएंगे, अदानी ही ये जो ब्राह्मण बनिया नेक्सस है वही डोमिनेट करेगा। तो जब इस कंटेक्स्ट में आइडियोलॉजिकली डिफंक्ट हो जाती है कि आप मुस्लिम क्वेश्चन को रेज ही नहीं करेंगे क्योंकि आपकी कार्डर बेस नहीं है सियासत, आप एक्चुअली लोगों को आपकी, क्योंकि अगर आप कास्ट बोल रहे हैं, मान लीजिए कि हम कास्ट के बेस में मोबिलाइज कर रहे हैं, कास्ट भी तो हिंदुइज्म के विद इन आ रही है ना, तो एट द एंड ऑफ द डे आप एक सबसेट ऑफ हिंदूज को मोबिलाइज करने का क्लेम कर रहे हैं सेकुलर सोच की तरफ। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं वो, और उसके लिए आप फिर ब्लेम कर रहे हैं कि मुसलमान क्योंकि हमें वोट नहीं दे रहा है, बल्कि मुसलमान आपको वोट दे रहा है,
जी, हमेशा स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग। तो ये कितना, एक तो इनकी फेलियर को बयान करता है, दूसरा कितना अनएथिकल है कि जिस तरह से वो डीह्यूमनाइज करते हैं एक पॉपुलेशन को, उतने ही लेवल पे बल्कि उससे ज़्यादा, क्योंकि आप सेकुलर क्लेम होने के बाद एक कम्युनिटी को डीह्यूमनाइज और लेबल कर रहे हो कि ये वफादार नहीं है। आपने उस कम्युनिटी को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह ठहरा दिया है, मतलब। और अगर ठीक है वोट बैंक की तरह भी ठहरा दिया, और फिर अगर वो वोट नहीं दिया तो तुम वफादार नहीं हो, तुम गद्दार नहीं हो, तुम गद्दार हो। आपने उसके साथ क्या किया, आपको ये नहीं दिखता है। आपने उसके साथ कितना अच्छा बर्ताव किया है पिछले 8 दशक में, जब से हमें आज़ादी मिली है। आपने उस कम्युनिटी को क्या दिया? वो कम्युनिटी लगातार आपको वोट करती रही है। अगर आप कंसिस्टेंटली आज भी कर रही है, जैसे कि हमने पहले इस पॉडकास्ट में ही बात किया कि बिहार में, अभी बिहार के इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, सीमांचल का एक एरिया है जहाँ पे कम्युनिटी ने डिवाइडेड होकर वोट किया। वहाँ पे भी कोई होमोजेनस वोटिंग नहीं है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि 100% वोटिंग MIM को 24 सीट जो मुस्लिम डोमिनेटेड हैं उसमें एक्चुअली 5 सीट पे तो जीत रहा है, 5 सीट पे जीता है, 25% भी नहीं है, 25% भी नहीं है वो, ठीक है। तो वहाँ पे भी वोटिंग बहुत डिवाइडेड है। उसके अलावा जो दूसरी जगह पे वोटिंग है वो पूरी तरह से वोटिंग आपके ही फेवर में है, वो आपको ही वोट करते आए हैं। लेकिन आपने उनको क्या दिया अब तक? तो मतलब आपके लिए ये कितना डिह्यूमनाइजिंग है आप जो बात बोल रहे हैं। बल्कि उसमें आप वो भी ऐड कीजिए जो आपने एक आर्टिकल लिखा कि ओवैसी ने जाके महागठबंधन से बोला, जैसे राइट मतलब मैंने ये एक आर्टिकल लिखा था इलेक्शन से पहले, और मैंने ये कहा था कि ओवैसी ने जो महागठबंधन को जाके बोला कि हमें 6 सीट पे चुनाव लड़ने दीजिए और बाकी की सीट्स पे आप लड़िए चुनाव सीमांचल के क्षेत्र में भी। तो ये क्या अरेगेंस था आपका, ये क्या आपका रवैया था मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी को लेकर कि आपने बोला कि नहीं हम एक्सट्रीमिस्ट के साथ अलायंस नहीं करते हैं? आपको क्या एक्सट्रीमिस्ट वर्ड का मतलब भी पता है? आपको पता है एक्सट्रीमिस्ट कौन लोग होते हैं? आप लिटरली कह रहे हैं कि जो आदमी जिसकी मुस्लिम आइडेंटिटी जो विजिबली मुस्लिम है उसको आप एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं? मतलब एक्सट्रीमिस्ट क्या, हम आम पैरेलेंस में हम एक्सट्रीमिस्ट समझते हैं जो लोग जाके कहीं पे कुछ, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कोई बंदा अगर कॉन्फिडेंटली मुस्लिम होगा तो वो सेकुलर नहीं हो सकता। That is what you're trying to say, and you're using a very derogatory word for that. मतलब extremist is not the right word for that. Even if you want to call someone communal or want to call someone communitarian, लेकिन वो extremist से अलग है। extremist जो है एक अलग परिभाषा है पूरी extremism की, और extremism जो है कहीं ना कहीं जाके violence में cultivate करता है। तो ये वही mindset है कि आपने अगर कोई बंदा कोई लड़का जो है वो विजिबली मुस्लिम है या रिलीजियस रहा थोड़ा, तो आपने उसे उठा के जेल के बाहर में जेल के अंदर डाल दिया और कह के कि ये सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। तो इस तरह की ज़बान आप यूज़ करते हैं एक ऐसे आदमी के लिए जो कि अपने आप को, या जो कि लोग उसको समझ रहे हैं कि वो एक कम्युनिटी का लीडर है, वो भी अपने आप को मान रहा है कि वो बोलते तो नहीं है लेकिन वो शायद वो मानते हैं कि वो कम्युनिटी के लीडर हैं। और उस पर मैं कोई कमेंट करने वाला नहीं होता हूँ कि वो हैं या नहीं हैं, या लोग जो बोलते हैं वो सही या गलत है। लेकिन आप एक विजिबल मुस्लिम को आप ये कह रहे हो कि वो एक्सट्रीमिस्ट है जस्ट बिकॉज द फैक्ट दैट समवन वेयर्स अ टोपी स्कल कैप एंड ही हैज़ अ बियर्ड। इज दैट रीजन इनफ फॉर यू टू कॉल समवन एन एक्सट्रीमिस्ट? ये बहुत 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 डीह्यूमनाइजिंग हो सकता है, ये पूरी कम्युनिटी के लिए डीह्यूमनाइजिंग है। अच्छा, एक और चीज़ मेरे दिमाग में असद भाई ऐसे ही बात करते करते आ रही थी कि यूजुअली जो कैटेगरीज होती हैं कि जिसके बेसिस पे आप डिफ़ाइन करते हैं चीज़ों को, जैसे कम्युनलिज्म है, सेक्युलरिज्म है, लिबरलिज्म है। सेक्युलरिज्म जैसे हम लोगों ने अभी बता दिया कि भाई वो किस तरह से अंडर डिफाइंड कैटेगरी हो गई है पब्लिक स्फीयर में, वो एकेडेमिया में कितनी भी सॉलिडली डिफाइन हो। बट कम्युनलिज्म के बारे में मैं सोच रहा था कि कम्युनलिज्म भी एक तो ये हो गया दो कम्युनिटीज़ के बीच में जो आपने हसद या लड़ाई या कन्फ्लिक्ट पैदा किया, हिंदू मुस्लिम फॉर एग्जांपल। लेकिन कम्युनिटीज़ अपने आप में भी ब्रोकन डाउन होती हैं, राइट। जैसे अगर यादव और कुर्मी की लड़ाई हो गई तो वो भी कम्युनल पॉलिटिक्स है, राइट। तो इसी तरह के जब महागठबंधन आउटसाइड द स्टेट से इकरा हसन को फॉर एग्जांपल ये समाजवादी, इस पे हम बात करेंगे, इस पे लेट्स टॉक अबाउट इट एंड वी आल्सो टॉक अबाउट द फैक्ट दैट व्हाई मुस्लिम लीडर्स वर ओनली सेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट हैड मुस्लिम। वो सुने, उनको जब आप फ्लाई आउट करके ला रहे हैं और आप एक मुस्लिम कैंडिडेट जो आउटसाइड से आ रहा है उससे एक मुस्लिम कैंडिडेट या मुस्लिम जो वहाँ पे लड़ रहा है उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगवा रहे हैं कि भाई ये कम्युनल हैं, तो आप उस कम्युनिटी के साथ क्या कर रहे हैं, उसकी जो लीडरशिप है या उसकी जो क्राइसिस है या जो उसकी कम्युनिटी की अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ किस लेवल की डिससर्विस कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं राइट कि वो रियलिटी नहीं है।
तो आप भी तो कम्युनलाइज कर रहे हैं माहौल को। राइट। इंटर कम्युनिटी नहीं, इंट्रा कम्युनिटी कम्युनलाइजेशन है आपका। कर रहे हैं हम। तो मेरा कोर सवाल जो आपसे था वो ये था कि सीमांचल में अगर ओवैसी ने 6 सीट मांगी थी, 5 में वो वैसे भी जीत गए, 5 में पिछली बार भी जीते थे, अगर आप 6 दे भी देते और आपने कहीं लिखा और आपसे बात भी हो रही थी, तो उसके बदले में एक्चुअली 10-15 सीट ऐसी हो सकती थी विद इन, क्योंकि सीमांचल अपने आप में एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। अब आप सोचिए कि उसमें एनडीए के ऑलमोस्ट शायद 13 कैंडिडेट्स जीते हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट 50%। मतलब बड़ी अचंभे की बात है। लोग उसको कहेंगे ओवैसी फैक्ट, नहीं, 5 सीट्स ऐसी हैं कि जहाँ पे वोटिंग गैप इतना है कि ओवैसी वो कर सकते थे, लेकिन वो भी कोई ऐसा नहीं है कि आप बोल सकते हैं इंटेंशनल होगा कि भाई आपका वहाँ पे काम हो रहा है, या कोई भी पार्टी, 2 अगर वहाँ पे मुसलमानों भी कैंडिडेट खड़ा कर दिया कहीं पे, या 2 हिंदू भी, अगर आरजेडी और कांग्रेस या कहीं पे बाहर जब कोई मान लीजिए आम आदमी पार्टी कहीं लड़ रही है और कांग्रेस भी लड़ रही है, तो दोनों सेकुलर फ्रेमिंग की पार्टीज भी अपने अपने कैंडिडेट्स खड़ा करती हैं। तो आपका राइट टू वही है ना कि जब आप नेगोशिएट कर लेते वो उन 6 पे ही करते, वो कहीं और पे ना लड़ते। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने नेगोशिएट क्यों नहीं किया? बिल्कुल, हाँ, लेट्स। और उससे कैसे सेकुलर पॉलिटिक्स को नुकसान पहुंचा? बिल्कुल, ये मैंने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा था, और वो आर्टिकल क्विंट में पब्लिश हुआ था कि आपने ओवैसी के साथ अलायंस नहीं करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, आपने महागठबंधन को कमज़ोर किया है, आपने सेकुलर पॉलिटिक्स को कमज़ोर किया है। अगर आप ओवैसी के साथ अलायंस करते हैं, अगर AIMIM के साथ आप अलायंस करते और उनको 6 सीट्स दे देते सीमांचल में, जहाँ जो उनका डिमांड था कि उनको 6 सीट्स चाहिए। पिछले बार वो 5 सीट सीधे थे, इस बार उनको एक एक्स्ट्रा सीट मांग रहे थे, 6 सीट पे उनका लड़ने का डिमांड था। और अगर आप वो 6 सीट दे देते ओवैसी की पार्टी को, AIMIM को, तो शायद जो 24 सीटों पे आउटकम निकला है सीमांचल के रिजल्ट्स में, जहाँ पे आप बता रहे थे कि एनडीए 12 या 13 सीट जीती है, जहाँ पे एनडीए के 12 या 13 सीट आए हैं, वो आउटकम बदल जाता। वो आउटकम जो है कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता कि एनडीए के शायद 2 या 3 सीट्स आती और सेकुलर महागठबंधन की जो 20-21 सीट्स आती। क्यों? क्योंकि मुस्लिम वोटर्स सीमांचल में एक डिटरमाइनिंग फैक्टर थे, इसको कोई नकार नहीं कर सकता है। और मेजर चंक ऑफ सीट्स जो हैं सीमांचल में, वहाँ पे मुस्लिम वोटर्स एक डिटरमाइनिंग फैक्टर होते हैं। उसमें 6 सीट तो वैसी ने, 5 सीट तो वैसी ने, अनरीजनेबल भी नहीं थी डिमांड, कि आपने ऐसा नहीं बोला कि 5 पहले कोई बहुत 15 मांग रहे हो। बहुत अनरीजनेबल डिमांड भी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो कह रहे थे कि उनको 24 सीट दे दो, वो पूरा सीमांचल लड़ना चाहते हैं, या वो पूरा सीमांचल का एक बड़ा चंक लड़ना चाहते हैं। आई थिंक द डिमांड वाज जस्ट फॉर 1/4 ऑफ द सीट्स। जो 24 सीट है तो उसमें 6 सीट का डिमांड कर रहे थे। पिछले बार 5 सीट जीते थे, उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक वैलिड डिमांड थी। उस डिमांड को आपको मान लेना चाहिए था। आपके नहीं मानने से ये हुआ कि उस इलाके में एनडीए को बढ़त मिली, उस इलाके में एनडीए 13 सीट्स जीत के आ गई मुस्लिम वोट्स के फ्रैगमेंटेशन की वजह से। और जो फ्रैगमेंटेशन का शिफ्ट आप ब्लेम कर रहे हो ओवैसी पे, तो इस बार वो करना आसान नहीं है, क्योंकि ओवैसी आपके पास इलेक्शन से पहले आए थे। ओवैसी के लीडर अख्तर उल ने आपको इलेक्शन से पहले चिट्ठी लिखी थी, और उस चिट्ठी में लिखा था कि आप उनको 6 सीट्स पे लड़ने दो और वो सीमांचल में आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आपने उसको रजामंदी नहीं दी, आपने उसको नहीं माना। आपका पॉलिटिकल एरोगेंस इतना ज़्यादा था कि आपको लग रहा था कि वो कोई फैक्टर है ही नहीं। आपको लग रहा था कि मुसलमान वोटर्स जो हैं, या सीमांचल का जो क्षेत्र है, वो तो फॉर ग्रांटेड क्षेत्र है, वो आपको ही वोट देगा, वो आपके सिवा किसी और को वोट दे ही नहीं सकता है। ये माइंडसेट जो है आपका, जो माइंडसेट लगातार बना हुआ है आज़ादी के बाद से, लगातार जो माइंडसेट बना चल रहा है कि मुसलमान तो हमारे साथ ही हैं, हमारे अलावा मुसलमान किसको वोट देंगे? मुसलमान क्या बीजेपी को जाकर वोट देंगे? बिल्कुल बीजेपी को वोट नहीं देंगे, देते भी नहीं है मुसलमान बीजेपी को वोट। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अगर उनके लिए कुछ नहीं किया तो उनको एक ऑल्टरनेटिव जहां मिलेगा वो शिफ्ट करेंगे वहां पे। और उसमें भी 100% मुसलमान नहीं शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ मुसलमान शिफ्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपका एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक फेलियर था, जहां पे आप नहीं समझ पाए कि आपका अलायंस नहीं करने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तकरीबन 20 सीट के करीब पे आपका नुकसान हो गया अलायंस नहीं करने से स्ट्रेट अवे। उसके अलावा एक परसेप्शन की भी लड़ाई होती है। जब आप अपने आप को सेकुलर आउटफिट आप अपने आप को एक सेकुलर कोलिशन कह रहे हो, तो आपने वहाँ पे सबको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आप यादव्स को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप मल्ला को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप और भी अलग कम्युनिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो आपको अगर आपके साथ कोई मुसलमान
जो सो कॉल्ड मुसलमान पार्टी अलायंस करना चाहती है, हालांकि सो कॉल्ड मुसलमान पार्टी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि AIMIM ने आपको मुसलमान पार्टी नहीं कहते हैं, वो सबके लिए तो क्या वो कहते हैं कि वो सबकी पार्टी है, लेकिन एक जनरल परसेप्शन है कि वो एक मुस्लिम लेड ऑर्गेनाइजेशन है और मुस्लिम सियासत करती है वो। तो अगर वो आपके साथ आके चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही थी तो आपको क्या परहेज़ था? आपको वहाँ पे उनको बिल्कुल साथ लेना चाहिए था और साथ में चुनाव लड़ना चाहिए था। उसके बाद एक चीज़ और है, ये लगातार हम सुनने में आता है ये बात कि ओवैसी के आने से हमें बहुत ज़्यादा कम्युनल डिक्लेयर कर दिया, हमें साइडलाइन कर दिया जाएगा, हमें ओवैसी को डिफेंड करना बहुत आसान नहीं होगा क्योंकि ओवैसी एक बहुत कम्युनल पार्टी का हिस्सा हैं, ओवैसी ख़ुद एक कम्युनल लीडर हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ओवैसी की जो कोशिशें रही हैं हाल फिलहाल में लगातार, वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाती हैं कि वो शायद अकोमोडेट होना चाहते हैं सेकुलर आउटफिट्स में। चाहे वो उनकी ज़बान इलेक्शन से पहले अगर आप देखते हैं तो वो ज़बान उतनी शार्प नहीं थी, उनकी जो सेकुलर आउटफिट्स का क्रिटिसिज्म करते हैं वो उतनी शार्प नहीं थी वो ज़बान, वो कहीं ना कहीं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। उसके बनस्बत जन स्वराज की जो प्रशांत किशोर की है, उन्होंने कम क्रिटिसाइज किया बीजेपी को, ज़्यादा क्रिटिसाइज किया आरजेडी और ज़्यादा क्रिटिसाइज किया आरजेडी को। उसके बाद जो है ओवैसी को अभी आज की डेट में मुझे लगता है कि जितने स्ट्रांगली ओवैसी ने पुलवामा के इंसिडेंट को कंडेम किया और इंडिया के एक्शन को सपोर्ट किया, ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम वाले हादसे को कंडेम किया और ऑपरेशन सिंदूर को जितने स्ट्रांगली सपोर्ट किया ओवैसी ने, उसके बाद तो मुझे लगता है कि ओवैसी को एक नेशनलिस्ट लीडर के इमेज के साथ देखा जा रहा है देश में। और उसका एक उदाहरण ये है कि कल जो है ये सही हो गलत हो व्हाटएवर इट इज़, आई एम नॉट सेइंग दैट कमिंग फ्रॉम बृजभूषण सिंह वुड बी राइट, बट बृजभूषण सिंह जैसा एक आदमी जो एक कम्युनल आदमी है, जो एक जिसका एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है, वो तक ये कह रहा है कि नहीं ओवैसी तो सीधी लड़ाई लड़ते हैं, जिससे लड़ाई है उनकी उससे लड़ते हैं, सबको बोलते हैं। लेकिन ये सेकुलर पार्टीज़ तो बीच में कहीं ना कहीं, बहुत सारे लोग इसको इस तरह भी बोलते हैं, स्पेशली जो सेकुलर फ्रेमिंग से करते हैं या सेंट्रिस्ट फ्रेमिंग से करते हैं, कि यही तो इनकी जो यूनियन है वो इसी का सबूत है कि आज की डेट में जो बीजेपी है वो AIMIM के लीडर को या उसकी पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज़ नहीं करता है, क्योंकि उसके लिए वो पॉलिटिक्स फ़ायदेमंद है। राइट। तो वो उसको क्यों करेगा? तो इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। एक कि हाँ, फ़ायदेमंद हो सकती है कि जब आप मान लीजिए कि अगर कोई मनुवादी से या फॉर एग्ज़ाम्पल अपर कास्ट अपर क्लास ब्राह्मणिकल ऑर्डर चाहता है, तो अगर उसमें कोई दलित कंसोलिडेशन होगा तो वो एनीवे विल लीड टू बेनिफिट somebody, right? कंसोलिडेट वो होगा, बट क्या इसका मतलब ये है कि दलित अपने राइट्स के लिए ना लड़े? क्योंकि तो इसको बल्कि ऐसे देखा जा सकता है कि जितनी तरह की सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में हुई है, प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो सभी इन एंजाइटी से गुजरे हैं। उसमें ऐसे पीरियड्स आए हैं, अब आप मंडल की टाइम देखिए कि उस वक्त के जब मंडल पॉलिटिक्स हो रही है तो ABVP का एक लीडर DU में यंग आदमी अपने आप को जला देता है जी। बाद में वो कई सालों बाद उस इंसिडेंट की वजह से जो उसको फिजिकल प्रॉब्लम थी उससे उसकी डेथ भी हो जाती है। इस लेवल का एंटी कास्ट रिजर्वेशन का मूवमेंट था कि आप अपने आप को सेल्फ एमुलेट करने के लिए तैयार थे। बिल्कुल। और आज की डेट में आप उस कास्ट पॉलिटिक्स की एक लेवल की इंजीनियरिंग भी कर रहे हो। तो जितने भी इस तरह के मूवमेंट्स होते हैं उसमें एंजाइटीज़ प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन जब मूवमेंट स्ट्रॉन्ग इनफ हो जाता है और अपनी पॉलिटिकल कंसोलिडेशन, पॉलिटिकल पावर और उससे होने वाले रिप्रेजेंटेशन को नेगोशिएट कर लेता है और उसको मटीरियलाइज कर लेता है, तो इवन हिंदुत्व जैसे जिसको ये बोला जाता है कि कास्ट उसके अंदर, अंबेडकर यही तो बोल रहे थे ना, एनालिएशन ऑफ कास्ट इज इक्वल टू एनालिएशन ऑफ रिलीजन। हिंदुत्व कभी भी कास्ट की पॉलिटिक्स में कास्ट से निजात नहीं दिलवा सकता। तो एक तरफ वो था कि भाई वो ऐसा मूवमेंट होता है कि जिसकी वजह से उनको कास्ट रियलिटी से एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि कास्ट अपने आप में एक पावरफुल फोर्स बन जाती है। लेकिन उसका एक डिफरेंट क्रिटिक ये भी हो सकता है कि अंबेडकर आज अगर जिंदा होते वो बोलते कि भाई इस तरह की मंडल कास्ट पॉलिटिक्स ने कास्ट को एनालाइट करने की बजाय कास्ट की कंसोलिडेशन ऐसी करी कि भाई कास्ट रेइफिकेशन हो गया, कि वो डिसॉल्व होने की बजाय ये हो गया कि पावर रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई कास्ट स्ट्रक्चर्स में, और वो स्ट्रक्चर्स अपने आप में और रिजिड हो गए, क्योंकि आपको वो एक तरीके से मटेरियलिस्टिक बेनिफिट मिल रहा है। अगर यही होना है
और उससे नेगोशिएटिंग फैक्टर बनता है। तो इसी से प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन आता है ना कि Ensure आप होता है, क्योंकि कास्ट को कंप्लीटली, जब तक हिंदू फोल्ड है, जी, कंप्लीटली आपको इरेज नहीं होगा, erase नहीं हो सकता है इरेज नहीं होगा, तो उसकी रियलिटी में पावर डिस्ट्रीब्यूट जब ही होगी जब कम्युनिटी के लेवल पे वो रिडिस्ट्रीब्यूट होगी। तो मुस्लिम भी जी। इस तरह के ऑर्डर में जी। अगर रिसीव नहीं करेगा रिप्रेजेंटेशन, इसमें ओवैसी की बात नहीं है, बिल्कुल, इसमें IUML है जी, इसमें आपकी बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है जी, इसमें ओवैसी का हैदराबाद का एग्जाम्पल है राइट, कि इनको पोस्ट इंडिपेंडेंट बहुत नेगेटिवली देखा गया, बट धीरे धीरे जब इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स में अपनी पकड़ जमाई तो वहाँ की लोकल कंटेक्चुअल सेक्युलर जो पार्टीज हैं, IUML कांग्रेस के साथ भी अलायंस करती है, और कांग्रेस ये जो हैदराबाद में तेलंगाना का भी वहाँ की सेक्युलर पार्टीज के साथ अलायंस है करती है। तो वो जो एंजाइटी है कि जैसे ही कंसोलिडेशन ऑफ पावर होगा किसी कम्युनिटी में तो सेंट्रिस्ट सेकुलर फ्रेमवर्क से वो पावर लूज होगी। वो हिंदुत्व को भी दिक्कत है, हिंदुत्व को भी पता है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर ये जो सेकुलर फोर्सेस हैं वो ओवैसी को एक्सेप्ट कर लेंगे तो मुस्लिम पावर का या मुस्लिम पोजीशन का रिप्रेजेंटेशन का एक फर्दरिंग हो सकती है, राइट, और वो हर स्टेट में हो सकती है। तो हिंदुत्व भी बहुत स्मार्टली उतनी स्पेस क्रिएट करता है कि जिस स्पेस में आप आपस में एनिमी रहो, फ्रेंड एनिमी रिलेशनशिप, वो भी नहीं चाहता है, क्योंकि वो वहां पे जो कर रहा है, फॉर एग्जांपल इन केरला, इट वांट्स IUML टू go away. It wants Owaisi to go away in Hyderabad. It wants Badruddin Ajmal to be erased because they've become sufficient enough power to negotiate कि negotiate कर सकें। तो मुसलमान substantive कभी भी ना हो पाए, ये उनको भी एंजाइटी है। यही एंजाइटी सेकुलर फ्रेमवर्क को भी है, इस वजह से नहीं कि वो उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी में उनकी अपलिफ्टमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि आप भी फंडामेंटली पावर हंग्री हो, पावर ओरिएंटेड हो, आप अपनी फैमिली में पावर चाहते हो। यू आर नॉट रेडी टू शेयर पावर, यू आर नॉट रेडी टू शेयर द पावर, यू आर नॉट रेडी कि आप जिस सेक्युलर लिबरल फ्रेमवर्क की हिमायत करते हो कि एक मुसलमान, एक दलित मेरे बिल्कुल बाजू में बैठ के वो ये लेवल का क्लेम कर सके कि जिसमें वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को नेगोशिएट कर सके। जी, आप उसकी आइडेंटिटी को, मुसलमान जब आप उसमें आएगा तो होमोजेनाइज करना चाहते हो। दलित भी अगर आ रहा है कांग्रेस में, RJT में, तो वो अंबेडकराइट दलित नहीं है कंप्लीटली, राइट, उसके लिए आपको अंबेडकर पॉलिटिक्स की जरूरत है। जी, तो मुसलमान जो आ भी रहा है वो होना चाहिए, उसमें कोई डिनाइल नहीं है। आपको जहाँ पे आप नहीं बना सकते, मेरा जो अपना वर्जन है, जहाँ पे जो कम्युनिटी कंसोलिडेट होती है, पावर होती है, क्योंकि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का इंडिया में सिस्टम नहीं है, आइडियली वो होना चाहिए। फर्स्ट कम पास द पोस्ट का सिस्टम है, उसमें किसी कम्युनिटी के पास अपने आप ही एक स्ट्रेटजी रह जाती है कि भाई हम जहाँ पे अपनी पावर को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी सीट ला सकते हैं, वो वहीं ला सकते हैं जहाँ पे हम 30-40% से ज़्यादा हैं। वो हिंदू को भी करना चाहिए, वो सिखों को भी करना चाहिए, वो ईसाइयों को भी करना चाहिए, वो मुसलमानों को भी करना चाहिए, कहीं बुद्ध हैं तो बुद्ध को भी करना चाहिए, बुद्धों को भी करना चाहिए, जैनियों को भी करना चाहिए, क्योंकि आप अपनी पोजिशनिंग, एक बंदा भी अगर फॉर एग्जांपल पारसी है और वो पारसी सीट से जा रहा है और वो लोकसभा में जा रहा है तो वो अपनी बात रखेगा, वो सेंटर की पोजीशन के हिसाब से अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेगा। तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच अगर बीजेपी में है तो वो मुस्लिम बात कहीं से कहीं तक नहीं कर रहा है जी। तो ये एंजाइटी, क्या आपको लगता है कि जो ये पावर फंडामेंटली रिकन्फिगर होना, पावर रिकन्फिगर होने का मतलब है कि जो इकोनॉमिक पावर भी है, जो इकोनॉमिक माइट भी है, जो झोलेबाजी आप करके आप हजारों करोड़ की संपत्ति बना लेते हैं, नॉट जस्ट बीजेपी, वो तो अभी कर ही रही है, लेकिन ये भी वो पोटेंशियल आपके हाथ से निकल जाता है टू कंट्रोल, टू बी एन ऑटोक्रेटिक लीडर। राइट, एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट व्हेन यू से दिस। और मुझे लगता है कि सारा कुछ ऐसा नहीं है कि आपकी सेकुलर फिलॉसफी में जिसमें आप यकीन रखते हैं उसमें मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट की जगह नहीं है। बहुत जगह है, उसमें बहुत जगह है मुसलमानों की अपलिफ्टमेंट की, उसमें स्पेस है, लेकिन वो अपलिफ्टमेंट आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि यू आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन शेयरिंग पावर, and you're not ready to redistribute power, you're not ready to redistribute economic resources, you're not ready to redistribute land, you're not ready to redistribute wealth। तो ये सारी चीज़ें जो है आप अपने क्लाउड में बना के रखना चाहते हो,
आप चाहते हो कि ये सारी चीज़ें आपके हाथ में रहे और आपके साथ मुझे लगता है कि थोड़ा मुसलमान कम्युनिटी की जहाँ तक बात आती है तो ये लोग की एक अंडरस्टैंडिंग शायद अभी तक दुरुस्त नहीं हो पाई है। मुझे लगता है कि पार्टीशन उसका एक बड़ा रीज़न भी रहा है, और हालांकि पार्टीशन के डिबेट में भी हमें बाद में कभी बात करनी चाहिए कि पार्टीशन के लिए कौन ज़िम्मेदार है, कितना ज़िम्मेदार है, किसकी कितनी हिस्सा, बल्कि इसमें हम एक करेंगे जल्दी, हम बात कर सकते हैं। लेकिन पार्टीशन के बाद से शायद हमारी देश की जो सेकुलर पार्टीज़ हैं, जो सेकुलर लीडर्स हैं, उनको भी ऐसा लगने लगा है कि मुसलमान जो है कभी व्हाट वुड बी द राइट वे टू डिस्क्राइब इट, मुसलमान जो है कभी भी एक कॉस्मोपॉलिटन समाज में अपनी पॉलिटिकल पावर के साथ एकोमोडेट नहीं कर सकता है। शायद वो सेक्टेरियन हो जाए, शायद वो तो फिर ये और के लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं, और कास्ट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं? वो क्यों अपनी पर्टिकुलर कास्ट, अपनी पर्टिकुलर, अगर मतलब मैं अगर इसको मान भी लें, मुझे लगता है ये उनका बहाना है। अगर क्योंकि बिल्कुल ये ऐसा हो सकता है कि ये उनका बहाना हो, जो वरना वो दूसरों को तो दे रहे होते हैं ना, वो क्रिश्चियंस को दे रहे होते हैं, वो दलितों को इक्वल दे रहे होते हैं, वो विद इन ओबीसी कैटेगरीज में बहुत कॉन्शियसली रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं पावर। Right. So I think it makes a lot of sense when you say that they don't want to share resources, they don't want to share power, they don't want to share wealth. तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा कारण है। अदरवाइज़ उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी में तो जगह है कि सबकी बराबरी हो, और सब यही बोलते आए हैं लगातार हम कि जो भी सेकुलर पॉलिटिक्स करता है कि हम चाहते हैं कि सब बराबर हों, सबको हिस्सेदारी मिले। ये सब तो रेटोरिक्स हैं ना, ज़बान पे होते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो शेयरिंग की बात आ जाती है। अगर मेरे पास बहुत पावर है, मैं चाहूँ कि इस रूम को पूरी तरह से मेरे हाथ में है, एक नया क्लेमेंट आ जाए जो बोले कि नहीं, रूम का ये हिस्सा जो है ये मेरा है, तो मैं उसको ऑफ कोर्स वो करूँगा। मतलब करना नहीं चाहिए, लेकिन एक टेंडेंसी है कि आप सॉलिड क्लेम, हाँ, चाहे वो सॉलिड क्लेम हो, लेकिन आप अपने हाथ से पावर को जाने नहीं देते हैं अनलेस एंड अनटिल वो पावर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप मजबूर हो जाएं कि आपको वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक सेकुलर पार्टीज़ के लिए लेसन है कि आप उस पावर को कभी इतना मतलब आप सेकुलर फोल्ड को इतना जनरस बनाएं, आप सेकुलर फोल्ड को इतना अकोमोडेटिव बनाएं कि ऐसी कोई डिमांड अगर आती है तो आप उसको मीट कीजिए, आप उसके साथ नेगोशिएट कीजिए, आप उसके साथ बैठ के बातचीत कीजिए, ना कि आप उसको इतना मजबूत होने दे दें कि वो आप कल के वो क्लेम करे कि आपके साथ वो नेगोशिएट नहीं करना चाहती है। अगर आपको इतना आइडियल लगता है कि आप अपने में दीजिए। बिल्कुल। सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लेकिन अली साहब, और भी मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था, कई बार हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की, और हम देख रहे हैं कि नई तरह की मुस्लिम पॉलिटिक्स इस देश में उभर के आ भी रही है, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी के फॉर्म में हो, चाहे वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में नई बॉडीज़ आ गई हैं जैसे फ्रेटर्निटी मूवमेंट है, और भी तरह की अलग अलग सियासी ग्रुप्स हैं। तो इसका फ्यूचर क्या लगता है आपको? क्या लगता है कि कभी भी सेकुलर पार्टीज़ इनके साथ इन टर्म्स पे नेगोशिएट करेगी जो इनके डिमांड्स हैं कि हमें इतना रिप्रेजेंटेशन चाहिए? अगर हमारी पॉपुलेशन 15% है तो हमारे 15% लोग पार्लियामेंट में होने चाहिए, 15% लोग असेंबली में होने चाहिए। आपको लगता है कि कभी ये नेगोशिएट कर पाएगी सेकुलर पार्टीज़ इनके साथ? बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ा सवाल है। इसका डिटर्मिनिस्टिक जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता। मैं अपनी ये बता सकता हूँ कि मुझे क्या लगता है। अगर वो एक्शंस होते चले गए, अगर वो एक्शंस नहीं हुए तो फिर वो नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई पहली बार, तो मेरा ये अजम्पशन था कि, और मैंने इसको टीम से शेयर भी किया था, कि राहुल गांधी विल इमर्ज एज दी सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर इन द कंट्री। वो हुआ भी। उसकी वजह ये नहीं थी कि वो सारी बातें इंपॉर्टेंट कर रहा है। मीडिया और रिसर्च के बैकग्राउंड से आने की वजह से मैं ये देख रहा था कि जो वो बात बोल रहा है और उसकी जो पैकेजिंग है, मतलब जिस तरह से मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह से पोजीशन किया जा रहा है, वो बहुत जेनजी है, बहुत एक्सेसिबल है। लेकिन मैं साथ में उम्मीद कर रहा था कि वहाँ पे बहुत रैडिकल अंडरस्टैंडिंग का भी शिफ्ट आएगा कि भाई दे विल ओन द इश्यूज़ टू द एक्सटेंट दैट दे आर रियल, कि मुस्लिम इशू रियल है या दूसरा इशू रियल है। तो जहाँ जहाँ पे भी डिफ़िकल्ट पॉलिटिक्स है, कि जहाँ पे बीजेपी ने अपना कंटूर सेट किया है कि जिसको डिसरप्ट और रीनेगोशिएट करने की ज़रूरत है, वहाँ राहुल गांधी फेल हो जाते हैं। और ऑफ कोर्स दैट्स नॉट जस्ट राहुल गांधी, इट्स
जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसी से ये रप्चर और उसी से ये पोटेंशियल क्रिएट होता है कि वो स्पेस असदुद्दीन ओवैसी या दूसरे जो दीगर लीडर्स हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल आप बसपा का लीजिए, तो चंद्रशेखर आज़ाद को आइडियली नहीं इमर्ज होना चाहिए। ऑलरेडी आपके पास एक पार्टी है, वो पार्टी क्यों इमर्ज हो रही है? क्योंकि जो आपका क्लेम था कि आप दलितों के लिए एक सर्टन काइंड ऑफ पॉलिटिक्स करेंगे, आप 2014 के बाद और उससे पहले भी उस तरह की पॉलिटिक्स ना कर रहे हैं, ना कर पा रहे हैं, और जो करने की कोशिश भी कर रहा है उसको भी आप सबड्यू कर दे रहे हैं। तो इट इज़ बट नेचुरल दैट पीपल विल ट्राई टू फाइंड ऑल्टरनेटिव्स टू एक्सप्रेस देयर ग्रीफ, टू रीनेगोशिएट। वो एक पॉजिटिव है कि भाई जब इस तरह की कोई फोर्स इमर्ज होती है, ये फिलोसॉफिकल भी है कि जब भी कोई ऐसा मूवमेंट होगा जो एक एक्सट्रीम पे जाएगा, तो उसको काउंटर करने के लिए जिसको सबसे ज़्यादा दबाया जाएगा वो ही सबसे ज़्यादा रेजिस्ट कर सकता है और रेजिस्ट करेगा। और क्योंकि वो रेजिस्ट करेगा तो वो अपनी जगह बनाएगा, जिसकी वजह से ये लोग फोर्स होंगे, बिकॉज इट्स अ पॉपुलेशन जो आपकी डेमोग्राफी का पार्ट है। तो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल भी है, वो हो भी सकता है। प्रॉब्लम ये है कि जो सेकुलर फोर्सेस हैं जो अपने आप को क्लेम कर रही हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के एक बड़े लीडर जो उसके सचिव भी कह सकते हैं भारत जोड़ो आंदोलन के, वो एक मीटिंग में मैं भी मौजूद था, वो मुझे और सबको ये बोल रहे हैं कि हमने कैसे एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि वी विल नॉट टॉक अबाउट मुस्लिम इश्यूज़, वी विल टॉक अबाउट दैट द मुस्लिम इज़ अ फार्मर, मुस्लिम इज़ दैट। तो मैं सवाल पूछा कि भाई वो क्या फार्मर होने की वजह से पिट रहा है? हाँ, फार्मर होने की वजह से उसको एक पर्टिकुलर जो फार्म लॉस से कुछ नुकसान हो रहा होगा, वो उसको भी हो रहा होगा, वो सबको भी हो रहा होगा। हाँ, लेकिन जो उसकी एडिशनल पिटाई हो रही है वो इसकी वजह से हो रही है ना। तो वो जो एडिशनल मार्कर है जो इंडिया की सिविलाइजेशनल क्राइसिस में तब्दील हो रहा है, क्योंकि हिंदुत्व वहाँ से अपने आप को कंसोलिडेट करता है, क्योंकि एक एक्सटर्नल एनिमी है जिसको आपने इन्फिल्ट्रेटर बना दिया है, जो इसकी सुपर स्ट्रक्चर ऑफ नेशन के खिलाफ है, उनकी अंडरस्टैंडिंग में उसके खिलाफ कास्ट छोटा हो जाता है और रिलीजियस आइडेंटिटी एक सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी में तब्दील हो जाती है। तो जब तक आप उसी मार्कर को चोट नहीं पहुंचाएंगे, आप वैसे भी 14 साल हो गए, 10 साल से ज़्यादा हो गए, हार ही रहे हैं। राइट, आप उस तरह की पॉलिटिक्स से कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपने एक्चुअली 10 साल रियल सेक्युलराइजेशन पे दिए होते तो आप एक नई जनरेशन ऑफ लीडरशिप, जो नई 15 साल की उम्र के हर नए वोटर्स आते हैं, आप चाहे मुस्लिम होते चाहे वो नॉन मुस्लिम्स होते, जो एक तरीके से एम्बिशन रखते हैं एक प्रोग्रेसिव सेकुलर नेशन का, आप उनको भी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। राइट। तो आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों में अभी कुछ पॉकेट्स में ये मूवमेंट आता है, लेकिन इट इज़ नॉट सफिशिएंट। उनको अपने आप एंजाइटी है। जिस तरह से इकरा हसन वहाँ से उठ के आ जाती हैं, शी शुड हैव जस्ट सेड कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड, राइट, मेरा वहाँ कोई रोल नहीं है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आके मेरी पॉलिटिक्स पे असर नहीं पड़ रहा है। राइट। फॉर दैट मैटर इमरान प्रतापगढ़ी आप 10 जगह जाके दूसरी बात करते हैं, आपको मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम, आपकी पार्टी जो सेकुलर और प्लूरल अपने आप को क्लेम कर रही है, वो हिंदुत्व के खिलाफ तो आपको नहीं लड़वा रही है, वो आपको मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम करवा रही है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इमरान प्रतापगढ़ी कितने ऐसे सीट्स पे गए कैंपेन करने जहाँ पे बीजेपी की लड़ाई कांग्रेस से थी, वहाँ पे इमरान प्रतापगढ़ी कैंपेन नहीं कर रहे थे। इमरान प्रतापगढ़ी या इकरा हसन या कोई और मुसलमान नेता बल्कि उल्टा कहा जा सकता है, सीमांचल में भेज रहे थे जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, और आप जिस चीज़ के लिए किसी और को अक्यूज़ कर रहे हैं, शायद उसमें आप खुद वेरी डीप बल्कि मैं हम लोग क्लेम कर सकते हैं, अगर मान लीजिए वो वहाँ पे नहीं आते तो हो सकता है AIMIM और सीट जीत जाती। राइट। और एनडीए ना जीतती। आप ये भी क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल, ये भी क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि लगातार AIMIM के एक नेता जो हैं आदिल हसन आज़ाद, जब भी इलेक्शन के बाद मैं देख रहा हूँ कि वो कुछ बोलते हैं तो वो लगातार ये बोलते हैं, क्या इमरान प्रतापगढ़ी तुमको तशफ़ी मिल गई कि मैं इलेक्शन हार गया, तो क्या ये पुल तुम बनवाओगे? ये तो तुम 25 साल से तुम लोग यहाँ पे सियासत कर रहे हो, तुम्हारी पार्टी यहाँ पे है, तुम्हारा MLA यहाँ पे है, ये पुल क्यों नहीं बना अब तक? तो मैं देख रहा हूँ कि इस तरह की ज़बान भी लगातार हम देख रहे हैं कि लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अगर तुम लोग यहाँ पे नहीं आते, अगर जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ हैं वो अपने मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ पे नहीं भेजते, तो शायद लोग एक मुहद होकर AIMIM को और ज़्यादा वोट देते हैं, और शायद AIMIM और ज़्यादा सीट्स जीत के आती है उस पूरे इलाके से जितनी वो जीत के आई है। शायद NDA वहाँ पे और कमज़ोर होती। और उसके बाद एक चीज़ और हमें डिस्कस करना मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, और ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि जब आप पावर से शॉर्ट हो जाते हो, जब आप शॉर्ट ऑफ पावर रह जाते हो, वहाँ पे आप
अकोमोडेटिव होने को तैयार हो जाते हो। जैसे लास्ट टाइम 2020 में जब रिजल्ट्स आए थे और आपके सीट्स कम थे, कुछ हाँ, सात आठ सीट्स की कमी थी आपकी, तो यू वर डेस्परेटली ट्राइंग टू रीच आउट टू असदुद्दीन ओवैसी एंड यू वर ट्राइंग टू आस्क हिम टू कम एंड जॉइन द फोर्स। लेकिन आप प्री पोल अलायंस की बात, तब भी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था ये बात कि वो प्री पोल अलायंस चाहते थे, लेकिन इट डिडंट हैपन बिकॉज दे डिड नॉट वांट इट टू हैपन। बल्कि आप इसका एक डीपर वो देखिए कि इसका मतलब आरजेडी महागठबंधन ये बोल रहा है कि हम तो तुम्हें इमर्ज होने नहीं देंगे एज अ कम्युनिटी इंडिपेंडेंट फोर्स। अगर तुम अपने बलबूते पे हो जाते हो तो तुम्हारी एक ही सर्विस है कि तुम हमें सर्वाइव करवाओ, सरकार बनवा दो हमारी, या सर्वाइव करवाओ हमें। और सेकंड नंबर पे मतलब शायद लंबा हो रहा है तो वी कैन एंड ऑन दिस एंड वी कैन कंटिन्यू इन वो कि मैं इसको वापस इन्वोक करना चाहता हूँ एक फ्रेमवर्क को जो बीजेपी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, राइट्स वर्सेस बेनेवलेंस। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये फ्रेमवर्क सबसे पहले ये कांग्रेस और बाकी जो समाजवादी फोर्सेज हैं उन्होंने मुसलमानों और दलित को लेके इस्तेमाल किया कि हम जो तुम्हें दे रहे हैं वो हमारी बेनेवलेंस है, तुम्हारा हक नहीं है। तो ये जो हक और रेवड़ी का जो फ्रेमवर्क है वो भी एक्चुअली मास्टर एग्जीक्यूट और डेवलप वो इंडिया की सेकुलर फोर्सेस ने किया है। आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए था। आइडियली हम पर्सनली चाहेंगे कि हिंदुस्तान एक सेकुलर प्लूरल नेशन की तरह इमर्ज हो। उसकी बुनियाद ये है कि जो उसमें रहने वाले डेमोग्राफीज़ हैं या जो पॉपुलेशंस हैं उनको उनका हक मिले। और आगे असम, बंगाल, केरला, तमिलनाडु ये 4 इलेक्शन होने वाले हैं। मुझे लगता है कि जो भी अब सेकुलर फोर्सेस का कॉम्बिनेशन होगा उनका ये रियलाइजेशन होना चाहिए दे हैव टू टेक रीजनल कम्युनिटीज सीरियसली, उनके एस्पिरेशंस को सीरियसली। असम में अगर बदरुद्दीन अजमल के साथ आप नेगोशिएट करें या दूसरी जगहों पे, बंगाल में आपको ISF है, इंडियन सेकुलर फ्रंट है वहाँ पे, उसके साथ आप करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी। जो लोग एक्चुअली इंडिया में जो नॉन मुस्लिम्स प्रोग्रेसिव हैं, आप सेक्युलर हैं, वट एवर टर्म, मैं इन टर्म्स को आई डोंट यूज हम कि भाई ये कोई फिक्स्ड कैटेगरीज हैं, बट जो आपके पब्लिक स्फेयर में आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपके हिसाब से अगर मैं फ्रेम करूं, वो जब ही आपके साथ खड़े होंगे विद कॉन्फिडेंस जब उनको आप में कन्फ्यूजन नहीं दिखेगा। जो बीजेपी का वोट बैंक है, दे सी अ स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, नॉन कन्फ्यूज्ड वो। और मुसलमानों के पिटने मरने से ज़्यादातर नॉन मुस्लिम जो प्रोग्रेसिव भी होंगे उनके लिए, क्योंकि इमीडिएट नहीं है, तो वो उनके लिए डिसाइसिव फैक्टर नहीं हो पाता है। वो डिसाइसिव फैक्टर जब हो सकता है कि जब आप मुस्लिम के साथ उन फैक्टर्स को भी जिनकी वजह से आपकी हेजेमनी लोकल बनी हुई है, आप अगर नॉन यादव OBCs, EBCs और दलित्स को एंगेज करते मुसलमान के साथ, तो आपको कोई नहीं बोलता कि आप अपीजमेंट कर रहे हैं, बल्कि उन्हीं के लीडर आके बोलते भाई हमें भी तो दिया है, ये कोई अपीजमेंट नहीं है, ये हक है। आप जहाँ जहाँ पे अगली सरकारें बननी हैं या फिर वो असेंबली इलेक्शंस होने हैं, वहाँ पे बिल्कुल जेन्युइनली आप एनालाइज कीजिए डेमोग्राफी क्या है, कितना किसका हक होना चाहिए, क्या एंजाइटीज़ हैं, उसको एड्रेस कीजिए। जी, मतलब इस बातचीत को ख़त्म करने से पहले मैं एक चीज़ सामने ये रखना चाहूँगा कि जो हम अपीज़मेंट की बात भी करते हैं लगातार, जिसको बीजेपी बहुत ज़्यादा भंजाती है, बीजेपी बहुत ज़्यादा उसको हमेशा कोट करती है कि कांग्रेस एंड सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज इंडल्ज इन अपीज़मेंट पॉलिटिक्स एंड दे अपीज़ माइनॉरिटीज़। Well, I think, of course, it's not fair on part of BJP to do that, because BJP understands very well that Muslims are not being appeased and Muslims are in a very, very deprived state in this country right now. But at the same time, I don't see a reason why a secular leader has to wear a topi and go to a a religious place just to I mean, rather than doing नहीं ज़रूरत है, आप हमें हक दे दो। आप rather than doing that आप उसकी इकोनॉमिक वेलफेयर कीजिए ना, आप उसके वो नहीं चाहिए, सामाजिक वेलफेयर कीजिए। तो आप क्यों टोपी पहन के आपको जाना है ये दिखाने के लिए कि आप भी मुसलमान की तरह दिख सकते हैं, जबकि आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उनको उनका हक दीजिए, आप उनको उनके राइट्स दीजिए, आप उनको उनके रिलीजियस फ्रीडम जो है उसको बरकरार रखिए। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आई थिंक जो हमारी गुफ्तगू है, जो बातचीत है, उससे कुछ निष्कर्ष निकलेगा और लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम बातचीत कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं और क्यों इतनी अहम है। क्योंकि हम शायद ऐसे लोग हैं जो इस देश को एक ट्रू डेमोक्रेसी की तरह इन्विजन करते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में सब लोग
बराबरी के हकदार हों, सब लोग बराबर, सबका बराबर हिस्सा हो और एक मल्टीकल्चरल डेमोक्रेसी ये रहे, हम ये सब चाहते हैं। और उसी वजह से शायद हम इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है कि जहाँ जहाँ पे लूप होल्स हैं उसको पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है, और जब तक वो पॉइंट आउट नहीं होगा तब तक वो एड्रेस नहीं होगा। सो आई थिंक दिस इज़ द रीज़न वाई वी वर हैविंग दिस टॉक टुडे, एंड थैंक यू सो मच। बल्कि ऑन एन एंडिंग नोट, क्योंकि Yes. आपने अपीजमेंट की बात करी, जी। मेरा मशवरा सेकुलर पॉलिटिक्स को ये होगा और पार्टीज़ को ये होगा, आप अपीजमेंट को ओन कीजिए और आप बोलिए हम सबको अपीज़ कर रहे हैं, राइट, हम अपर कास्ट को भी अपीज, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है, अपीजमेंट को आप रीफ्रेम कीजिए। जो बीजेपी है वो अपने बुनियादी क्लेम से भागती नहीं है जी। आप अपीजमेंट को रीडिफाइन कीजिए, अपीजमेंट को हक से जोड़िए और बोलिए हम सबको अपीज कर रहे हैं इंक्लूडिंग मुस्लिम्स। राइट। आप उनके नैरेटिव को ब्रेक कीजिए रादर देन आप एंजाइटी में जाएं। एब्सोल्युटली, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू आर मेकिंग। और फाइनली जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आप ये बोल रहे थे ना असद भाई, कि भाई क्या ज़रूरत है किसी दूसरे कम्युनिटी के सेकुलर जो लीडर है उसको टोपी पहन के मुस्लिम इफ्तार में ये दिखाने। आप आइए, इफ्तार में आने कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी आइडेंटिटी को साथ लेकर आइए, हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आप टोपी पहन कर आइए। मैं खुद टोपी पहनता हूँ इस वजह से, क्योंकि दो वजह हैं। एक तो ये है कि फॉर मी इट्स रेजिस्टेंस। एक ज़माने में मैं नहीं पहनता था, मुझे आदत नहीं थी, वो नहीं थी। आज की डेट में फॉर मी इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कि भाई हमारा जो लोएस्ट तबका है सो कॉल्ड, मतलब लोएस्ट को फिर आप रीडिफाइन वो सारी चीज़ें, जो गरीब है, जो इसके पास ताकत नहीं है, वो मुसलमान टोपी पहनता है, राइट। वो कॉन्फिडेंट कैसे होगा? उस पर्सपेक्टिव से ये है कि ये मेरा अपना रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि मैं इसमें बिलीव करता हूँ। राइट। बट मैं ये नहीं चाहूँगा कि अगर आप मुझे बोलें कि भाई तुम सेकुलर बन रहे हो तो तुम आके अब कि एक फंक्शन में ऐसे जाओ जहाँ पे मेरा जो फाउंडेशनल बिलीफ है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा हो जाए। मैं भी नहीं चाहूँगा कि कोई जो हिंदू बिलीव करने वाला हमारा एलाय है, राइट, वो हमारे उसको हमारे किसी चीज़ पे जिसको बिलीव नहीं करता है अपने, या रिचुअलिस्टिक वो नहीं करता है, वो ज़बरदस्ती आके वो शोकेस, दैट इज़ नॉट सेकुलरिज्म फॉर अस। एब्सोल्युटली नॉट। सेकुलरिज्म इज़ अंडरस्टैंडिंग दैट वी कैन बोथ coexist in a dignified manner, still have differences, communicate those differences and live with them. Absolutely. And I think the biggest takeaway that this discussion throws at secular parties today is that there is, as you said, there is an urgent need to have social alliances rather than just political coalitions. And these social alliances are very important. If you're saying that if you're representing PDA, पिछला दलित अल्पसंख्यक, तो आपको उस लेवल पे सोशल अलायंस बिल्ड करना पड़ेगा, जहाँ पे मुसलमान जो हैं दलित की बात भी करें, दलित मुसलमान की बात भी करें, और आदिवासी की बात करें, मुसलमान आदिवासी मुसलमान की बात करें, तो वो तो सोशल अलायंसेस से ही बिल्ड हो सकता है। क्योंकि आप हवा में पॉलिटिकल अलायंस की बात करेंगे और बोलेंगे कि पॉलिटिक्स इलेक्शन के टाइम बोलेंगे कि हम पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं, और आपने उसको ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया है, तो दैट इज़ नेवर गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल मॉडल। सो आई थिंक दिस शुड बी द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस डिबेट, दिस डिस्कशन दैट वी हैड राइट नाउ, that it's important for secular parties, it's important for people who believe in democracy, it's important for people who believe in secularism to actually ensure that there is some kind of social coalitions, there is some kind of social movements that ensure that these communities not just live with each other harmoniously, बट और भी उससे आगे जाके एक दूसरे के साथ एक दूसरे के सुख दुख में खड़ा होने की उनके अंदर वो जज्बा हो, उनके अंदर क़ुव्वत हो, उनके अंदर ताकत हो। तो ये सब इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान को एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी को अगर हमें देखना है, और अगर हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी की तरह इमर्ज करे आने वाले दशकों में, तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं उसके लिए। बहुत शुक्रिया असद भाई, ये हमारे लिए एक्सपेरिमेंट है, कन्वर्सेशन जी। हम लोग इस फॉर्मेट को इंगेज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इसको डेवलप करें। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं मैं उनको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको पसंद आया कि इस तरह की गुफ्तगू हों, डिस्कशंस हों, तो आप हमें ज़रूर बताएं, आप हमें टॉपिक्स बताएं जिन टॉपिक्स पे बातें होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त एट द एंड ऑफ द डे जो कम्युनिटी की एंजाइटीज़ हैं या और लोगों की एंजाइटीज़ हैं, इन पे खुल के बातें होनी चाहिए। एक रोबस्ट डेमोक्रेसी में जब तक, या एक रोबस्ट जो एक एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है, उसमें ये ज़रूरी होता है कि एंजाइटीज़ को बहुत अच्छे अंदाज में डिस्कस किया जाए। इस फॉर्मेट को हम कंटिन्यू रखेंगे और इस तरह के इश्यूज़ को उठाएंगे और फाउंडेशनल चीज़ों पे बात करेंगे, जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स की बात करी और बाकी चीज़ों के बारे
बारे में भी, और व्यूअर्स को मैं चाहूँगा कि वो ना उसको सब्सक्राइब भी करें और हमें बताएं कि हम में क्या कमी रह गई इन चीज़ों में और किस तरह से इस चीज़ को बेहतर बनाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।